हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी का एपिसोड नंबर 13 में आपका स्वागत है गाइस। और आज हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर वीडियो लेकर के आ गए। इससे पहले एपिसोड नंबर 12 में हम लोग किरचॉफ्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स किए थे। वो आपको जरूर से देख के आना चाहिए और उससे आपको किरचॉफ लॉ का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। और ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसमें जितना भी होता है, जो भी टॉपिक होता है, सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो भी डिस्कशन है, जो भी कॉन्सेप्ट है, सब कवर करेंगे। इसके बाद आपको और कोई सवाल, नया क्वेश्चन व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो हम लोग पहले जो यहाँ पर लेक्चर प्लानर है अभी का, वो लिखा हुआ है कि हम लोग पहले समझेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज को और इसका जो डेरिवेशन होता है, मतलब ये जो फॉर्मूला आता है, ये कंडीशन, उसको भी करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग कुछ हैशटैग पॉइंट्स करेंगे जो न्यूमेरिकल बनाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद फिर हम लोग बोर्ड लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। मतलब बोर्ड के लिए तो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है ही है, जो लोग बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। और उसके बाद फिर हम लोग कुछ जेई मेंस और एडवांस का कुछ क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, उसको करेंगे। और आपको ये पूरा वीडियो देखना है। इस पूरे वीडियो से आपको ये समझ में आएगा कि भाई जेई मेंस और एडवांस कुछ नहीं, बस उसका एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन है, बस उसमें एक स्टेप आगे बढ़ना है, बस थोड़ा दिमाग यूज करना है और कुछ नहीं। मतलब कि लेवल आप देखिएगा अभी कुल मिला के सेम टू सेम आपको दिखेगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा। इससे आपको ये बहुत क्लियर होगा, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी वो बात समझ में आएगा आपको। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं थ्योरी का व्हीट स्टोन ब्रिज को। व्हीट स्टोन किसका नाम है भाई? साइंटिस्ट का। व्हीट स्टोन जो है वो साइंटिस्ट का नाम है। अच्छा, यहाँ पर हम लिखे हैं एप्लीकेशन ऑफ के मतलब किरचॉफ लॉ है ना, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ पढ़ी हो ना? तो किरचॉफ लॉ जब आया उसके बाद ये आया था, ये व्हीट स्टोन ब्रिज। ये है क्या? व्हीट स्टोन ब्रिज क्यों बोलते हैं इसको? व्हीट और से मतलब गेहूं पत्थर, ब्रिज वैसा नहीं है। व्हीट स्टोन ब्रिज का साइंटिस्ट का नाम है व्हीट स्टोन है ना, उसका बहुत लंबा चौड़ा नाम है, जर्मन साइंटिस्ट। तो वो ऐसा बताया कि अगर 4-5 मेरे पास रजिस्टर हो एक साथ, है ना, कम से कम 4, मिनिमम 4, अगर 4 रजिस्टर हो और कुछ इस टाइप का डायग्राम बने, कम से कम 4 होना चाहिए, उसका ये कहना था, कम से कम 4 रजिस्टर होना चाहिए। अगर 4 रजिस्टर हो, मिनिमम कितना? 4, और मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम जितना चाहो उतना ले लो, लेकिन मिनिमम 4 होना चाहिए। और वो इस टाइप का कुछ कनेक्शन जिसमें दिखे, उसको हम लोग बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना। और यहाँ बीच में एक एनसीईआरटी में ऐसे गैल्वेनोमीटर भी लगा होता है बीच में, उसके बारे में बताएंगे कि क्यों लगाता है वैसे गैल्वेनोमीटर। अच्छा, यहाँ पर अच्छा एक और बात बता रहे हैं कि तुम इसके बाद पढ़ोगी मीटर ब्रिज, जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है। मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज का ही एक रियल लाइफ एप्लीकेशन। देखो, रियल जीवन में व्हीट स्टोन ब्रिज कहीं है नहीं, क्योंकि ये तो एक सोच है, एक आइडिया है कि अगर 4 रजिस्टर हुआ, मतलब R1, R2, R3, R4, अगर 4 रजिस्टर हुआ तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा। और ये व्हीट स्टोन ब्रिज का फॉर्मूला नहीं है, तो क्या है ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का फॉर्मूला है। व्हीट स्टोन ब्रिज 2 टाइप का होता है, एक अनबैलेंस्ड और एक बैलेंस्ड। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ ये 4 रजिस्टर के बारे डिस्कशन करते हैं। अनबैलेंस्ड उसको बोलते हैं जिसमें ये गैल्वेनोमीटर को भी इंक्लूड करते हैं। और तुम्हारा सिलेबस में चाहे नीट, जेई, कोई भी तुम ले लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड में, तुमको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे पढ़ाई करना है। अनबैलेंस्ड है ही नहीं तुम्हारा सिलेबस में। अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज 11-12 का सिलेबस में आता ही नहीं है, कभी नहीं आया, आज तक जीवन में कभी क्वेश्चन नहीं आया उससे। तो अनबैलेंस के बारे में हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा इस कंडीशन के बारे में बात करेंगे। और ये जो बीच में जो भी होगा, जरूरी नहीं है गैल्वेनोमीटर, कुछ भी हो सकता है, बीच में हो सकता है एक रेजिस्टेंस भी लगा हो सकता है गैल्वेनोमीटर की जगह ऐसे भी हो। बहुत लोग ऐसे लगा के भी पढ़ाता है, ये बोलेगा यहाँ रेजिस्टेंस है। अब गैल्वेनोमीटर ही हम क्यों लगा रहे हैं? एनसीईआरटी पागल थोड़ी है जो गैल्वेनोमीटर यहाँ लगाया है। सब लोग यहाँ रेजिस्टेंस लगा के पढ़ाता है। हम गैल्वेनोमीटर तो क्यों लगाया एनसीईआरटी, उसका रीजन है, बताएंगे। तो ये रजिस्टर जो है ना, ये भी हो सकता है R5, लेकिन ये R5 को हम लोग इग्नोर करेंगे। अब क्यों इग्नोर करेंगे? उसके लिए कुछ नहीं, बस पीछे जो चैप्टर में पढ़े हैं वही वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा कि बीच वाला को भूल जाना है। कैसे भूलना बताएंगे अभी, वही सबसे जरूरी चीज है। अच्छा, इस फॉर्मुला का डेरिवेशन एग्जाम में आता है, देखो यहाँ भी लिख दिए कि डेरिवेशन करेंगे। और डेरिवेशन हम लोग कौन सा वाला करेंगे? इस फॉर्मुला को डिराइव करने का 2 तरीका है, एक है डायरेक्ट मेथड ओम्स लॉ से, और दूसरा है किरचॉफ लॉ से। तो हम लोग इसको ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ, क्योंकि एनसीईआरटी किरचॉफ लॉ से ड्राइव किया है इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो वही यहाँ पर लिखे हैं कि पहले अंडरस्टैंडिंग थ्योरी क्या है, कैसे है, क्यों है। अच्छा, बहुत सारा डिस्कशन ऐसे भी किया हुआ है कि जैसे ये वाला जो है, इसको हम लोग A, B, C, D बोल रहे हैं, और ये जो AB है, इसमें ये जो R3 है ये हमको नहीं दिया हुआ रहेगा। मतलब ये R3 का वैल्यू हमको अननोन होगा। R1 दिया रहेगा, R2 दिया रहेगा, R4 दिया रहेगा। तो तुम सोचो कि अगर तुमको R1 दिया रहे, R2 दिया रहे, R4 दिया रहे, तो R3 नहीं निकाल लोगी? कैसे निकालोगी? R3 बराबर क्या लिखोगी? R1, और ये R4 को इधर भेजोगी इंटू R4, नीचे में क्या है रहेगा? R2, ऐसे करके निकाल लोगी। तो ये सब वाहियात बात है यार,
ये सब बहुत, उसको बोलता है अननोन रजिस्टर। ये जो नहीं दिया हुआ रहेगा उसको क्या बोलेगा, अननोन रजिस्टर। ये सब तो बहुत एकदम मतलब नीचे लेवल का बात हो, वो सब हम लोग बात नहीं करने वाले यहाँ पर। तुमको पता है कि ये एक नहीं दिया रहेगा तो 3 दिया रहेगा तो हम निकाल लेंगे, लेकिन वैसा सवाल ना बोर्ड में कभी आता है, ना जेई में, ना नीट में कभी आता है, कोई जिंदगी में नहीं आता है वैसा, बोर्ड में भी नहीं आएगा, ये भी बता रहे तुमको। इसका एप्लीकेशन, इसका यूज करने सीखना है कि कैसे इस कंडीशन को यूज करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वो अच्छा, इसको क्या बोले, नाम हम बता दे, लिख देते हैं, अननोन रजिस्टर। अननोन रजिस्टर, अननोन रजिस्टर मतलब जिसका वैल्यू हमको नहीं मालूम, अननोन रजिस्टर नहीं यार, सॉरी, अननोन रेजिस्टेंस बोलेंगे ना, इसका वैल्यू हमको अननोन होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ये समझ में आया ये फॉर्मूला के बारे। इसको क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला है? नहीं, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला है। मतलब तुम व्हीटस्टोन ब्रिज मत लिखो, तुम लिखो हेडिंग बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि अनबैलेंस तो पढ़ना ही नहीं है, तो इसलिए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होना चाहिए। क्या? तब ये चीज सेम नहीं आएगा, तब ये अनइक्वल हो जाएगा, लेकिन वो हम लोग का सिलेबस में ही नहीं है। हम लोग को सिर्फ कौन सा पढ़ना है, बराबर वाला पढ़ना है। अब इक्वल कब नहीं होता है, कब होता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो भी न्यूमेरिकल बनाओगी, अगर वो व्हीटस्टोन ब्रिज का है तो मतलब बैलेंस्ड वाला का होगा, होना चाहिए बैलेंस वाले का 100%। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, और पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं डिटेल में, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। फिर ये जो हैशटैग पॉइंट है ना, इससे न्यूमेरिकल बनाने में बड़ा हेल्प मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा, न्यूमेरिकल का एक कंक्लूजन होगा। उसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं। चलो पहले समझो एक चीज़, थोड़ा 2 मिनट बताते हैं, ठीक है? वो एनसीईआरटी वाला देखो, सुनो, देखो यहाँ पर जैसे मेरे पास एक सर्किट, यहाँ देखो यहाँ पर एक रजिस्टर है, इसको क्या बोलते हैं, इतना बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। तुम बचपन से जो पढ़ते आ रही थी ना, 2 मिनट ना, हम यहाँ पर किसके बारे में बता रहे हैं तुमको, स्मॉल आर के बारे, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं वो भी बताएंगे, फिर व्हीटस्टोन पे चलेंगे। थोड़ा 2 मिनट बताने दो, नहीं रुको 2 मिनट यार, हेडिंग यहाँ से 2 मिनट क्या बता रहे हैं, सुन लो पहले मेरे बात, पहले देखो तो, उसके बाद फिर व्हीटस्टोन पे ही आ रहे हैं हम लोग। देखो व्हीटस्टोन ही पढ़ना है मतलब, लेकिन 2 मिनट एक चीज़ समझ लो इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है, देखो तुम लोग ना बचपन से इसके बारे में पढ़ते आ रही थी, ये बड़े वाले के बारे। कभी भी तुम ये नहीं पढ़ी थी कि जो बैटरी होता है, बैटरी के बगल में भी एक रेजिस्टेंस होता है, तो बैटरी के बगल में जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर होता है। और बैटरी का जो वोल्टेज होता है ना, उसको हम लोग ई से भी लिख सकते हैं, इसको ईएमएफ बोलती हो, या दोनों एक ही बात होता है, ई लिखो इसको चाहे वी लिखो, लेकिन दोनों में कुछ अंतर भी होता है, वो पढ़ाए हैं तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही। खैर उसके बारे में डिस्कशन नहीं करने वाले। ये ई भी किस में मेजर होगा, ये ई का मतलब भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और बैटरी के बगल में भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है, जिसके बारे में तुम आज तक नहीं पढ़ी थी, ठीक है। अब समझना, अभी हम जस्ट तुमको व्हीटस्टोन ब्रिज बना के दिखाए थे, कैसे बनाए थे व्हीटस्टोन ब्रिज, यहाँ बना के दिखाते हैं। तो मतलब बैटरी, हर बैटरी के बगल में इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, हाँ, जो भी बैटरी होगा उसके बगल में क्या होगा, मतलब जैसे मान लो कि अगर तुमको हम बोले कि इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है, आई, तो अगर इस आई करंट का वैल्यू निकालने बोलेंगे तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बाई आर होता है, V बाई आर होता है। लेकिन इस सर्किट के हिसाब से V बाई आर नहीं होगा, क्या होगा तब, I इज इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल, TP का मतलब टकला पागल नहीं, टोटल पोटेंशियल बाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल पोटेंशियल बाई टोटल रेजिस्टेंस। समझो, टोटल पोटेंशियल मतलब कि ये E, टोटल पोटेंशियल मतलब E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R प्लस R, ये होगा। मतलब इसको भी लेना पड़ेगा, लेकिन हम लोग जो भी व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ने वाले हैं उसमें R को हम लोग 0 मानेंगे, 0 मतलब ये मानेगी कि बैटरी के बगल में इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेकिन वो इतना कम है, इतना माने कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। और होता भी है ऐसा। देखो तुम लोग बचपन से ये वाला तो नहीं पढ़ रही थी, बचपन से मतलब 10th क्लास में तो नहीं पढ़ी थी इसके बारे। क्यों नहीं पढ़ी थी, क्योंकि अगर बाबू ये 100 ओम होता है, अगर ये 100 ओम होता है तो इसका वैल्यू होता है 0.1 ओम, तो बहुत छोटा होता था ना, इसलिए 10th में इसको हम लोग इग्नोर कर देते, और 10th में औकात भी नहीं था पढ़ने का इसके बारे में। खैर, तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। तो ये बात कहाँ लिखा है, अपने से बोल दिया सर, नहीं एनसीईआरटी में लिखा है ये बात कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो हम लोग सर्किट बनाएंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज में भी एक बैटरी लगता है, बना के दिखाए थे भाई अभी। तो वो जो बैटरी के बगल में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, लेकिन उसको इग्नोर कर देना है, काहे तब, टू मेक आवर कैलकुलेशंस इजी, सो वी आर इग्नोरिंग स्मॉल आर। वो भी इग्नोर कर दिया था, क्या नाम है उसका, व्हीटस्टोन ब्रिज जो साइंटिस्ट था वो बोला कि आर को हटाइए और तब कैलकुलेशन लगाइए, ठीक है। तो आर को यहाँ पर हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को मान के ही नहीं चलेंगे, 0 लेके चलेंगे, ठीक है। चलो तो इसको भी लिख लो, हैशटैग इन व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों बोलते हैं, अरे सर्किट हम लोग रहता है ना, कॉम्प्लेक्स सर्किट है ना एक, उसी को नाम दे दिया ब्रिज, सर्किट को ही दूसरा नाम दे दिया ब्रिज या फिर व्हीटस्टोन सर्किट या व्हीटस्टोन ब्रिज एक ही बात, ठीक है। तो इन व्हीटस्टोन ब्रिज
R इक्वल टू 0। क्यों? एनसीईआरटी बोला। क्यों बोला? टू मेक कैलकुलेशन इजी, टू मेक कैलकुलेशन इजी, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। पहले इसको लिखो, फिर हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज स्टार्ट करते हैं। चलो जल्दी से लिखो, तुरंत एकदम। देखो यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में डिफिनेशन लिखा हुआ है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो कम से कम 4 रजिस्टर होता है। देखो ऐसे ही दिखता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, बुक में ये जो वायर है वो नीचे से जुड़ा रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम भाई इसको ऐसे जोड़ के ऐसे बनाओ या तो ऐसे जोड़ दो, एक ही बात है ना। बैटरी ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं। तो इस बैटरी का जो ईएमएफ है उसको ई ले सकते हैं। बैटरी का ईएमएफ ई जरूरी नहीं है, तुम वी भी लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। वी भी लिख सकती हो उसका पोटेंशियल। और यहाँ पर इसके बगल में क्या होना चाहिए था? इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन उस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं, उसका वैल्यू ही 0 ले रहे हैं। ठीक है, यहां पर सिंपल ऐसे सर्किट बना रहे हैं जिसमें 4 रजिस्टर है। और ये जो है ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का ये जो गैल्वेनोमीटर है, तुम बताना इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? सर्किट में जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है। वैसे ही ये जो गैल्वेनोमीटर लगाए हैं हम, उसका भी रेजिस्टेंस होगा। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। यहां पर जी का मतलब गैल्वेनोमीटर नहीं है, जी का मतलब है यहां पर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर एक्चुअली ऐसा होता है, देखो एक सुई लगा होता है इसमें। और गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? करंट को डिटेक्ट करना, मेजर नहीं, डिटेक्ट, ये करंट है कि नहीं है। देखो अब मेजर करता है एमीटर, एमीटर जो होता है वो करंट मेजर करता है। अच्छा, तो डिटेक्ट करने का मतलब ये है कि इसका ये जो सुई है, देखो इसका सुई अगर ऐसे सीधा है बाबू, तो इसका मतलब है कि करंट एक भी नहीं है। और इसका ये जो सुई है सीधा है, तब तक एक भी करंट नहीं है। लेकिन सुई अगर ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब करंट वहां पर है। अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है गैल्वेनोमीटर में, तो यहां पर हम लिख देते हैं इफ देयर इज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, मतलब उसका अगर सुई हिलता है, इफ देयर इज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, देन करंट इन गैल्वेनोमीटर, आईजी का मतलब यहां पर क्या है? करंट इन गैल्वेनोमीटर। आईजी का मतलब करंट इन गैल्वेनोमीटर। अगर डिफ्लेक्शन है तो क्या करंट 0 होगा? नहीं होगा, तब नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अगर डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है ना, यहां पर लिख देते हैं अगर नो डिफ्लेक्शन, अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो करंट इन गैल्वेनोमीटर कितना होगा? 0। मतलब गैल्वेनोमीटर में एक भी करंट नहीं मिलेगा, कोई करंट नहीं मिलेगा। करंट इन गैल्वेनोमीटर 0 मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या लिखे हैं हम लोग जो पढ़ाई करना चाहते हैं सिलेबस में, वो किसका पढ़ाई करना चाहते हैं? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए ये बीच वाले को इग्नोर करना पड़ेगा। अच्छा, ये जी समझना क्या है? जी का मतलब है ये जैसे रेजिस्टेंस इसका लिखा है ना R3, इसका R4, इसका R5, इसका R2, वैसे ही इसका रेजिस्टेंस कितना है? जी। बहुत सारा बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, ये R1 को P लिख देगा, ये R2 को लिख देगा Q, और इसको लिख देगा R, और इसको लिख देगा S। उससे भी घबराने वाला कोई बात नहीं है। P का मतलब इसका रेजिस्टेंस P ओम, इसका कितना है? Q ओम, इसका कितना है? R ओम और S ओम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो हम लोग फिर भी क्या लेके चल रहे हैं? R1, R2, R3 एंड R4। ठीक है, इसको तुम R5 ले सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम उसको क्या ले लिए? G। समझ में? तो G का मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहां पर अभी करंट कितना है गैल्वेनोमीटर में? यहां हम लिखते हैं अभी जो करंट है गैल्वेनोमीटर में, अगर हमको बात करना है, यहां पर लिखते हैं बड़ा बड़ा, अगर हमको बात करना है बैलेंस्ड कंडीशन का, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, WB लिख दे रहे, ठीक है, WB का मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का बात करना है तो जो वोल्टेज है, देखो इस पॉइंट का वोल्टेज B पॉइंट का, और ये जो C पॉइंट का वोल्टेज है, दोनों को क्या लिखे हैं? बराबर। मतलब यहां का वोल्टेज अगर V है बाबू, तो यहां का भी वोल्टेज V है, और सेम वोल्टेज है। तो जब तुम दोनों वोल्टेज का डिफरेंस निकालोगी, पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगी, तो उसका आंसर कितना मिलेगा? 0। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो क्या करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए लिखे करंट इन गैल्वेनोमीटर इज 0। और कैसे मालूम चला कि 0 है? डिफ्लेक्शन से। इसीलिए एनसीईआरटी यहां पर गैल्वेनोमीटर लगाता है। हमको देखो, हम समझ गए कि ठीक है, यहां का वोल्टेज बराबर है, बहुत बढ़िया, तो मतलब करंट नहीं जाएगा। तो कैसे मालूम चला कि नहीं जाएगा? तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन से। अगर डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, गैल्वेनोमीटर से खड़ा का खड़ा रह गया, इसका मतलब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। अच्छा, अब देखो करंट का फ्लो कैसे होता है, देखना। यहां से करंट हम लोग निकालेंगे I, तो यहां कितना पहुंचेगा? I, बैटरी से करंट निकालें तो यहां कितना पहुंचेगा? I। उसके बाद ये I आके यहां पर बढ़ जाएगा। ठीक है, इस P को हटा लें यहां से, चलो लिख ही देते, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं। P लिखो, R1 लिखो, एक ही बात है, लेकिन दोनों में से कोई दोनों मत लिख लो, दोनों में से कोई एक लिखो। ठीक है, तो हम यहां पर करंट भेज रहे हैं I1, और इसमें भेज रहे हैं I2। बढ़ गया करंट। फिर I2 यहां पर कितना जाता? बढ़ जाता है। यहां पर इस तरफ कुछ जाता और कुछ इस तरफ जाता, दोनों तरफ बढ़ जाता, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। लेकिन अभी हम लोग ये मान के चलते हैं कि यहां पर करंट ले लेते हैं हम लोग, मान लो
I3 और ये I1 ऐसे गया और यहां पर कितना करंट ले लेते हैं I4, क्योंकि अभी हमको मालूम नहीं ना यार कि यहाँ जा रहा है कि नहीं। अभी हम ये सोच के चल रहे हैं कि इसका हमको नहीं पता वैल्यू, हाँ, लेकिन हमको कितना लेना है 0, मतलब इधर करंट एक भी नहीं गया। अच्छा, तो अगर करंट इधर गया ही नहीं, सुनो ध्यान से मेरा बात, ऐसे एनसीईआरटी बनाता है बाबू, हमको मालूम है इधर करंट नहीं जाएगा, लेकिन उसके बावजूद यहां पर जो I1 जा रहा है उसको यहां बदल के क्या लिख रहे हैं, अगर यहां करंट नहीं जा रहा है इसका मतलब ये है ही नहीं ना, यहां करंट नहीं जा रहा मतलब ये है ही नहीं, मतलब करंट ऐसे आए कि फिर ऐसे जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम यहां पर I1 यहां I4 लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो I1 होगा वो किसके बराबर होगा I4 के, और यहां पर जो I2 ऐसे जा रहा है वो किसके बराबर होगा I3 के। बस लिखने का तरीका है, बोलेगे सर ऐसे क्यों लिखवा रहे हैं, तब लिखिए जो है वही है, क्योंकि डेरिवेशन करना है ना, वो जो कंडीशन लिखवाए थे R1/R2 इक्वल टू R3/R4 लेके आना है ना, तो उसी डेरिवेशन के लिए बस हम ऐसे लिखवा रहे हैं। तो यहां पर ये जो I2 है किसको बराबर लिखेंगे उसको I3 के, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन होगा, अगर ये सब छोड़ो, सिंपल एक बात, करंट इन गैल्वेनोमीटर कितना होगा, कब जीरो होगा, जब यहां पर का पोटेंशियल का चेंज कितना होगा। कैसे जीरो हुआ वो थोड़ा बता दें, यहां पर देखो साइड में बता, बहुत लोग को नहीं समझ में आता है ये। V बराबर क्या होता है IR होता है, डेल्टा V बराबर IR होता है, ठीक है। तो अभी जो चेंज इन पोटेंशियल है वो कितना मिल रहा है, चेंज इन पोटेंशियल 0 मिल रहा है। हमको चाहिए क्या चीज, हमको करंट चाहिए ना कि कितना है, तो अगर यहां पर चेंज पोटेंशियल का 0 है तो जब तुम IG इंटू क्या लिखोगी R, अच्छा R नहीं लिखोगी, क्या लिखोगी G, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है G, तो यहां पर G, तो यहां से IG कितना मिल जाएगा 0 मिलेगा, क्योंकि G नीचे जाकर डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि पोटेंशियल का डिफरेंस 0 है इसलिए करंट 0 है। क्या इसमें कोई डाउट है तुम लोग को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत लोग समझ नहीं पाता, बस रट लेता है, यहाँ का वोल्टेज बराबर, यहाँ का वोल्टेज क्यों बराबर, तो उससे क्या हुआ, तो करंट 0 हो गया, क्लियर है। और ये हमेशा लगाएंगे बराबर है, ये कंडीशन है इसका, हाँ, वो ऐसा बोला है कि अगर वोल्टेज बराबर नहीं हुआ तो यहाँ पर फिर करंट चलने लगेगा ना, यहाँ करंट चलने लगेगा तो फिर वो जो डेरिवेशन है वो नहीं हो पाएगा। अभी तुम खुद ये चीज फील भी करोगी कि R1/R2 इक्वल टू R3/R4 हो रहा है, कब, जब यहाँ करंट नहीं जा रहा है। अगर यहाँ जाएगा तो वो जो लाना है ना वो कंडीशन ही नहीं आएगा, अभी मालूम चलेगा तुमको कैसे। अच्छा देखो यहाँ का वोल्टेज बराबर कैसे, वो भी थोड़ा बता देते हैं। जैसे इस पॉइंट का, ये पॉइंट का वोल्टेज जो है, इसको मान लो हम लोग यहाँ पर वोल्टेज मानते हैं V, यहाँ पर वोल्टेज माने V, और यहाँ मान लिया 0, तो 0 0 0 0 0, तो यहाँ पर कितना होगा 0, V V V V, तो यहाँ पर कितना होगा V, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ का वोल्टेज V और यहाँ का वोल्टेज 0, तो देखो हायर से लोअर करंट जा रहा है, हायर से लोअर, और हम लोग मान रहे हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का 0 मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं वोल्टेज को, एज्यूम किए कि यहाँ का वोल्टेज क्या है, सेम है, जितना वोल्टेज यहाँ का उतना यहाँ का। अगर इसको तुम बदल दी तब फिर करंट इस तरफ भी जाने लगेगा, समझो, करंट ऐसे जाएगा यहाँ से, फिर हाँ बोलो, हाँ पोटेंशियल दोनों का इक्वल है, वही कंडीशन, ये कंडीशन हुआ फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, एज्यूम किए हैं हम लोग दोनों का वोल्टेज बराबर। अगर दोनों का वोल्टेज बराबर एज्यूम नहीं करेंगे तो वो भी कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, दोनों का वोल्टेज को अनइक्वल भी मान सकते हैं। अगर अनइक्वल मानेंगे दोनों का वोल्टेज को तब वो अनबैलेंस्ड कंडीशन होगा, ठीक है। तो ये पहले लिखो ये वाला, फिर हम लोग ये फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे जो ये फॉर्मूला लिखवाए थे स्टार्टिंग में, R1/R2 इक्वल टू, अब तुमको ये समझ में आया कि ये 4 रजिस्टर क्यों रखने बोल रहा है, क्योंकि अगर हम लोग 4 रजिस्टर नहीं रखेंगे, 4 रजिस्टर नहीं रखेंगे तो फिर वो तो फिर व्हीटस्टोन ब्रिज थोड़ी होगा वो, ये 4 कम से कम होना चाहिए ना, ये कंडीशन आएगा। अब मान लो इसमें से एक गायब हो गया, तो एक गायब हो गया तो उसका वैल्यू 0 लोगी, तब तो पूरा फॉर्मूला ही गया फिर कहाँ। तो इसीलिए कम से कम 4 रजिस्टर होना चाहिए, तभी उसको हम लोग बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। इसको लिखो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो तुमको ये बात समझ में है कि करंट यहाँ 0 क्यों बोल रहे हैं, हाँ ठीक है। चलो अब हम लोग ये वाला को प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया ना, कि कोई दिक्कत है इसमें समझने में, और वो बात तुम लोग क्लियर है ना। ये जो तुम पूछी थी बाबू कि सर यहाँ B और C पॉइंट का वोल्टेज अब बराबर क्यों बोल रहे हैं, वो हम लोग अपने से एज्यूम किए हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का वोल्टेज बराबर है, ताकि वहाँ पर करंट ना जाए, ताकि हम लोग बैलेंस्ड कंडीशन ला सके। ऐसा नहीं कि हम तुमको यहाँ पर पोटेंशियल मेथड से प्रूफ करके दिखा देंगे कि यहाँ का और यहाँ का वोल्टेज बराबर, ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग ये एज्यूम किए कि यहाँ का वोल्टेज सेम है, ठीक है। हाँ, तो ये एक अजम्पशन है फॉर बैलेंस्ड कंडीशन, और हम लोग नहीं भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे फिर यहाँ पर करंट जाएगा, यहाँ करंट जाएगा तो ये कंडीशन नहीं आएगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। तो प्रूफ जो हो रहा है वो एनसीईआरटी का हो रहा है, इसलिए तुम्हारा डेरिवेशन कोई नहीं काट सकता है, एनसीईआरटी का है बाबू, कोई नहीं काट सकता है। कोई काटा तो जाके एनसीईआरटी बुक दिखा देना, क्योंकि देखो ये डेरिवेशन पहले हम करवाते थे, इसको पोटेंशियल मेथड से करवा दिए, मतलब पोटेंशियल मेथड मतलब वो ओम्स लॉ से, V इक्वल टू IR से। वो केंद्रीय विद्यालय का जो मास्टर था वो काट देता था, बोलता ऐसा ऐसे नहीं होगा। बच्चा लोग मेरे पास आए कि सर आप तो ऐसे ही करवाए थे,
तो उस सर तो काट दे रहे हैं ये वाला, हम करवाएं वैसे ही, क्योंकि वो बाबू एनसीईआरटी वाला वो करवाता था और एनसीईआरटी वाला खोजता था, तो इसीलिए एनसीईआरटी का डेरिवेशन कोई नहीं काट पाएगा। चलो हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। अब यहाँ पर वो सब लैंग्वेज लिखना होगा कि I1 जो करंट है वो R1 में जा रहा है, और जो I4 है वो R3 में जा रहा है, और जो I2 है वो R2 में जा रहा है, वो सब मालूम है, ठीक है, वो सब लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो तो हम लोग यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर एक लूप लेंगे और लूप का नाम लेंगे, हैं, हाँ लिखना है एग्जाम में वो सब, इसलिए तो बता दिए। तो लूप का हम लोग यहाँ पर नाम लिखेंगे। लूप पहले ना इसमें एक लूप घुमा रहे हैं ना, जो मन में आए, जैसे मन में आए वैसे लूप ले लो। हम कैसा लिए, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो करंट ऐसे जा रहा है। अच्छा लूप का नाम क्या होगा, लूप का नाम होगा ए बी सी ए, ए बी सी ए, इसलिए बोल रहे हैं कि किरचॉफ लॉ इसलिए पहले पढ़ा है, किरचॉफ लॉ आना चाहिए। और इंटरनल रेजिस्टेंस का यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, ये बता दिए हम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जब लूप घुमाएं तो पहले इस रजिस्टर का, तो इसमें करंट ऐसे और लूप भी वैसे, तो यहाँ पर क्या लिखोगी, R1 I1, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम टू सेम, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन है इसलिए प्लस। अच्छा अब यहाँ पर आओ, देखो यहाँ करंट 0 है हमको मालूम है, लेकिन फिर भी इसमें भी किरचॉफ लॉ लगाओ। फिर लास्ट में इसको IG को हम लोग 0 कर लेंगे, ताकि तुमको ये फील आए कि अगर इसमें करंट जाता तो ये कंडीशन नहीं आता। तो तुम इसको भी सोच के चलो, इसको भी मतलब इंक्लूड करो, ये वाले को भी, ठीक है। अभी भूल जाओ कि करंट उसमें 0 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी इसमें जब तुम देखोगी तो करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ देखो रे, यहाँ देखो करंट ऐसे जा रहा है, और ये जो लूप है वो भी ऐसे जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में तो क्या करोगी, प्लस IG इंटू जी, क्योंकि ये वोल्टेज है ना, रेजिस्टेंस इंटू करंट वोल्टेज, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर प्लस, फिर प्लस। अच्छा एनसीईआरटी वाला जो वीडियो है ना, जो वन शॉट में पूरा बताए हैं, उसमें हम ये भी बताए हैं कि ये जो लूप है ये गोल क्यों करने बोलता है किरचॉफ, मतलब इसको बंद क्यों करने बोलता है, यहाँ से शुरू करके यहाँ बंद क्यों करने बोलता है, वो रीज़न भी बताया है। रीज़न बहुत सिंपल उसका, अभी बता देंगे, ठीक है, अभी बता देंगे, छोटा सा 2 मिनट का रीज़न, 2 लाइन का है। तो यहाँ पर जब तुम ये वाला लोगी तो ये लूप ऐसे, वो भी ऐसे, तो सेम डायरेक्शन में प्लस कर दिए। फिर यहाँ पर आओ इस वाले रजिस्टर में, इस वाले रजिस्टर में करंट ऐसे जा रहा है और तुम्हारा ऐसे जा रहा है, तो यानी अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस क्या लिखोगी, I2 R2 ना, I2 R2, और ये सारा जो है वो सारा वोल्टेज है, तो सम ऑफ, अच्छा तुम अगर ऐसे लिखो इसको तो गलत होगा ना, अगर तुम इसको ऐसे लिखो तो गलत है, समेशन ऑफ वोल्टेज नहीं, समेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू 0, ऐसा वो लिखता है, ठीक है। अगर लूप बंद है तो, और क्यों बंद होना चाहिए लूप, वो बताएंगे अभी हम तुरंत। तो ये सारा का सम किसके बराबर, 0 के बराबर। लूप क्यों बंद होना चाहिए बता देते, देखो सुनो सुनो सुनो, देखो लूप ये बंद क्यों करने बोला, देखो उसका रीजन। तुम यहां से शुरू की A से और वापस घूम के कहां पहुंच रही हो, A पे, तब A का वोल्टेज कितना है, VA, और वापस घूम के कहां पहुंच रही हो, यानी कि VA माइनस क्या लिखोगी, तो चेंज वोल्टेज का कितना आएगा। इसीलिए वो बोला कि लूप को बंद लीजिए, तभी यहां पर चेंज इन पोटेंशियल को 0 लिख रहे हैं। लूप बंद रहेगा तब ना चेंज 0 आएगा। अगर मान लो कि तुम लूप को बंद नहीं की, मान लो लूप हुआ तुम यहीं तक ली, यहां तक, तब तो यहाँ का वोल्टेज VC लिखोगी, तब तो 0 नहीं आएगा, तब तो ये जो उसका इक्वेशन है इक्वल टू 0 नहीं आ पाएगा, लीनियर इक्वेशन नहीं बन पाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो इसको हम लोग लेते हैं अच्छा इसका आगे करते हैं। अच्छा ये जो बात है ना, ये लूप वाला, ये खाली एनसीईआरटी में लिखा और कोई बुक में नहीं लिखा है इसके बारे कि ये वाला जो है क्लोज लूप 0 क्यों होना चाहिए, ठीक है, समझ गए मेरी बात, हाँ। तो इसलिए यहाँ पर इसको 0 के बराबर लिखते हैं। चलो तो यहाँ से अब देखो, यहाँ पर ध्यान से इक्वेशन बन रहा है मेरा, ये IG को कितना डालोगी, IG को कितना डालोगी, 0 डालोगी, क्योंकि करंट इन गैल्वेनोमीटर कितना है, 0। क्या हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि VB बराबर है किसके, VC के, मतलब दोनों पॉइंट का वोल्टेज बराबर है, तो वोल्टेज बराबर है, तो इसलिए जो करंट इन गैल्वेनोमीटर है वो कितना है, 0। तो करंट इन गैल्वेनोमीटर 0, तो इसको 0 सब्स्टिट्यूट किया, 0 सब्स्टिट्यूट करने पे क्या मिलेगा, R1 I1 इक्वल टू क्या मिलेगा, I2 R2। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नहीं अभी इसको 1 मत मानो, रुक जाओ, रुक जा, इसको थोड़ा और अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है। ये वाले को, इसको चलो इधर अरेंज करते हैं, यहाँ पर ये वाले को, यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, R1 बाई R2 इक्वल टू I2 बाई I1 लिख सकते हैं। भाई कुछ नहीं किए, I1 को इधर भेज दिए, R2 को नीचे ले आए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, अभी मान लेते हैं। तो ये किससे आया बाबू, इसमें लूप घुमा के, कोई दिक्कत नहीं। सेम वैसे ही लूप एक यहाँ लेंगे और इससे भी एक इक्वेशन मिलेगा, फिर दोनों इक्वेशन को कंपेयर मार देंगे तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब तुम सोचो, अगर ये IG 0 नहीं होता तो क्या ये चीज आता, नहीं आता, और दूसरे वाले में भी नहीं आता, तो बैलेंस्ड कंडीशन प्रूफ नहीं होता, ठीक है। चलो अब हम दूसरे वाले का लूप का बात करते हैं। तो दूसरे वाले लूप का बात आओ यहाँ करते हैं, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। चलो दूसरे वाले लूप को यहाँ बनाते हैं, ये लूप बनाए और उसका डायरेक्शन भी हम क्लॉक ले लिए, ठीक है, क्लॉक लिए हैं, हाँ। तो ये लूप का नाम क्या पड़ेगा, ये वाला लूप का नाम BDCB। तो इसमें पहले हम इस रजिस्टर के अक्रॉस देखेंगे, तो इसमें करंट कैसे जा रहा है, लूप कैसे जा रहा है, लूप ऐसे और करंट भी वैसे, तो सेम डायरेक्शन है, तो क्या लिखेंगे, I4 R4,
और प्लस का। फिर इसका जब देखेंगे, ओ सॉरी R3 है, हाँ हाँ R3 था ना, यहाँ हम R4 लिख दिए गलती से, R3 और यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, ठीक है। तो ये I3 I4, ठीक है, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं उससे। तो यहाँ पर ये फिर इसका जब देखेंगे ये वाले का, तो करंट वैसे जा रहा है और तुम वैसे जा रही हो, तो यहाँ पर क्या होगा -I4R4, और ये गैल्वेनोमीटर वाले में करंट ऐसे लूप वैसे, तो फिर इसमें माइनस होगा, -IG × G बराबर क्या 0, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकंड लॉ नॉट फर्स्ट लॉ, कि सारा समेशन 0 के बराबर, ठीक। तो यहाँ से फिर ये IG को कितना डाल दोगे 0, तो ये 0 तो ये मर गया, बचा कौन I3 = I3R3 इक्वल टू ये वाला उधर गया तो कितना हो गया I4R4, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सारा हम मिटा दे रहे हैं, ये सर्किट डायग्राम मिटा देना, चलो ठीक है सर्किट डायग्राम मिटा देते हैं। अब बस कुछ नहीं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है और हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। अभी बहुत सारा बात बचा हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है ये। तो यहां से ये कितना आ जाएगा I3/I4 = R3 होगा, R4 और ये R3 नीचे ले आए और ये I4 को नीचे ले, यहाँ तक ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना 2। अब तुम लोग एक चीज पे ध्यान देना, जो हम सर्किट बनाए थे, यहाँ पर सर्किट बनाते हैं, ठीक है। सर्किट ऐसा था भाई, ऐसा ही सर्किट था और ऐसे करके लगा हुआ था, इसका रेजिस्टेंस R1 था, यहाँ करंट कितना जा रहा था I1। देखो बीच वाला को गायब कर दिए, काहे कि बीच वाले में तो करंट ही नहीं है, तो बीच वाला को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर करंट कितना जा रहा था I3 लिए थे ना, ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ का रेजिस्टेंस लिए थे हम लोग R2, यहाँ करंट कितना जा रहा था I2, और यहाँ करंट कितना जा रहा था I4, और यहाँ रेजिस्टेंस कितना था R4, और यहाँ रेजिस्टेंस कितना था R3। अब तुम देखो ये जो I1 होगा ये I3 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ बीच वाला तो गैल्वेनोमीटर है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें तो करंट ही नहीं जा रहा है, जिसमें करंट ही नहीं जा रहा है उसको हम काहे लेके चलेंगे, कंसिडर करेंगे, तो उसको हम लोग इग्नोर कर लेंगे। और उसको इग्नोर करके हम लोग फाइनली लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये दोनों ये एक इधर हुआ सॉल्व और बाकी का इधर किए हैं। तो यहाँ से तुम ये लिख सकती हो कि I1 = I3 एंड I2 = I4। तो यानी कि तुम यहाँ पर I3 के जगह क्या लिख सकती हो, I3 की जगह I1 लिख सकती हो, और I4 की जगह क्या लिख सकती हो I2। तो यहाँ पर तुमको नया जो मिलेगा ये वैल्यू, ये मिलेगा I3 के प्लेस पे I1, I4 के प्लेस पे I2 बराबर यहाँ कितना होगा R4/R3, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये एक नया इक्वेशन मिला, कैसे मिला नया इक्वेशन, ये वाला यूज करके, कंडीशन कहाँ यूज किया, यहाँ यूज किया, नहीं समझ में आया क्या। और इसको हम मान ले रहे हैं 4। अब देखना, इसको भी 4 मत मानो, 1 मिनट। अब देखना, अब एक काम करो, यहाँ पर लिखा है I2/I1, यहाँ लिखा है I1/I2, तो इसको पलट देते हैं। तो पलटने से क्या मिलेगा I2/I1 = R3/R4 एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4। अब कुछ नहीं करो, ये फर्स्ट को 4 से कंपेयर कर दो, तो R1/R2 किसके बराबर आएगा R3/R4 के, कोई दिक्कत बोलो भाई। यहाँ पर ये वाले को इससे कंपेयर कर दो, ठीक है। वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है बिल्कुल है। कौन 3 होगा, अच्छा हाँ ये 3 होगा ना, सॉरी ये वाला इक्वेशन 3 होगा, ठीक। तो अब आगे हम लोग यहाँ पर करते हैं लास्ट स्टेप। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे हेंस फ्रॉम 1 and 3, 1 और 3 से क्या बोल सकते हैं कि I2/I1 नहीं, R3/R4 या फिर R1/R2 = R3/R4 और ये डेरिवेशन तुम्हारा कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि ये हेंसियाची बुक का है, इसीलिए। तो ये आया प्रूफ, ठीक है, R1/R2 = R3/R4। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इसको हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, उसके बाद फिर कुछ और थ्योरी इसके बारे में, व्हीटस्टोन के बारे में। देखो ये जो हम लोग अभी निकाले ये कंडीशन कब तक वैलिड है, जब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना है 0। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है तो इसका मतलब ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब देखना, बहुत सारा क्वेश्चन में बोलता है, जैसे यही वाला फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं ना, R1 R2 R3 R4,
ठीक है। और यहाँ पर तुम R5 लिख सकती हो, या फिर यहाँ पर तुम गैल्वेनोमीटर भी लगा सकती हो, गैल्वेनोमीटर भी यहाँ पर लगा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जी लगा सकती हो, है ना, चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग अभी फॉर्मूला निकाले हैं, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। इसी को और कैसे लिख सकते हैं, इसको R1/R2 R3/R4 वही कर रहे हैं ना, R1/R3 इक्वल टू R2/R4। ये भी सही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे किया, R3 को नीचे ले आए, R2 को कहाँ भेज दिए, ऊपर, तो वही बात मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत। अब समझना, अब अगर ऐसा हो जाए सर्किट तब, अब अगर ऐसा सर्किट हो जाए तब, ये सर्किट और यहां बीच में गैल्वेनोमीटर। अच्छा, हम लोग ये सब कब के लिए बात कर रहे हैं, जब यहां पर IG कितना है, 0। इसमें भी हम IG क्या मान रहे हैं, मतलब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक। तो यहां पर अब हम ऐसे लिख लिए R2 R1 R3 R4। अब यहां पर जब तुम करोगी, अब देखो अभी ये आया था, ये आया था, ये दोनों वैलिड था ये वाले के लिए, ये वाले के लिए। अभी हम लोग दूसरा एक सर्किट बनाए, यहाँ पर दूसरा बनाए। यहाँ पर देखो R2 को जो R2 था, अच्छा उल्टा थोड़ा हो गया ना ज़्यादा, हाँ, यहाँ पर हम लोग R3 लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग R2 ही रहने देंगे। हम लोग क्या इंटरचेंज किए हैं, इंटरचेंज यहाँ पर ये किए हैं कि यहाँ R3 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे R1, समझो। ये R3 को इधर, R1 को इधर, बाकी सारा एज इट इज। तो अब ये फॉर्मूलाज तुम इसके लिए लिख पाओगी, नहीं लिख पाओगी। देखो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा R3/R2, मतलब दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, ये होगा। तो अब देखो, अब ये फॉर्मूला लिखाया, क्या ये वाला और ये वाला सेम है, ठीक से देखना, क्या ये वाला सेम है, क्या ये सेम है, क्या ये सेम है, नहीं, नहीं है। यहां पर देखो तुम, ये R3 नीचे है, R4 नीचे है, लेकिन ये ऊपर, ये नीचे, नहीं समझी। तो पोजीशन चेंज वही हम बताना चाह रहे हैं कि अगर सवाल में ये लिखा हो, IIT का क्वेश्चन बहुत सारा है, कि अगर हम लोग ये रेजिस्टेंस का पोजीशन चेंज कर दिए हैं, तो ये मत सोचना कि जो इसके लिए वही इसके लिए, गलत। आया मेरे बात समझ में है। पोजीशन चेंज करने से किसका, रजिस्टर का, गैल्वेनोमीटर नहीं। बोले सर गैल्वेनोमीटर तो बीच में ही रहता है, उसको क्या पोजीशन चेंज कीजिएगा, उसको क्या यहां लगा दीजिएगा, नहीं नहीं, बता रहे देखो, यहां पर क्या होता है, बैटरी भी तो होता है ना, यहां पर ऐसे करके क्या होता है, बैटरी होता है, समझो। यहां पर क्या होता है, बैटरी, और यहाँ भी क्या लगाएंगे हम लोग, एक बैटरी लगाएंगे, करेक्ट। बैटरी का हम लोग वोल्टेज V और यहाँ भी बैटरी का वोल्टेज V, समझो। ये बैटरी को उठा के यहाँ बीच में लगा दो और ये गैल्वेनोमीटर को यहाँ पहुँचा दो। बैटरी को उठाओ यहाँ से और यहाँ बीच में लगा दो, गैल्वेनोमीटर को वहाँ पहुँचा दो। उससे सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 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 अगर तुम ये रेजिस्टेंस को बदल दी, रेजिस्टेंस को बदलने का मतलब ये R3 वहाँ, R1 वहाँ, चेंज की रेजिस्टेंस का पोजीशन को, तब ये दोनों फॉर्मूला क्या सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये अलग है, ये अलग है। देख लो ठीक से, अगर यकीन नहीं हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब तुम चाहो तो यहां से इसको हटा दो, ये हटाओ और यहां क्या लगा दो, बैटरी, और यहां क्या लगा दो, गैल्वेनोमीटर। तो जो बैटरी से करंट निकलेगा जब, तो करंट इसमें जाएगा, इन सब में जाएगा, लेकिन ये गैल्वेनोमीटर में किसका है भाई, तब पोटेंशियल यहां और यहां का सेम ले लेंगे। हाँ, गैल्वेनोमीटर का क्रॉस करंट जीरो करना है ना, तो करंट यहां और यहां का जीरो कर देंगे, सर्किट मेरा सिर्फ ये वाला बचेगा और ये सब में करंट। अब ये दोनों किस में आ जाएगा, समझो। अगर यहां पर हम बोल रहे हैं कि यहां IG जा ही नहीं रहा, IG यहां कितना है, यही बोल रहे हैं ना, क्योंकि हम यहां और यहां का वोल्टेज बराबर करेंगे इस बार, तो ये वाला चीज को हटा देंगे इस बार, बचेगा सिर्फ कौन, सिर्फ ये सर्किट बचेगा, करेक्ट। जैसे यहां से या क्या, यहां से क्या हटाएंगे, यहां से इसको हटा देंगे, क्योंकि यहां पर करंट जा ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो अब ये सर्किट बचेगा। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में, और ये दोनों किस में है, सीरीज में। इन दोनों का जो आएगा वो इसके, इन दोनों आपस में किस में जाएगा, पैरेलल में। समझ में आ रहा है मेरी बात, नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर है मेरी बात, ठीक। तो गैल्वेनोमीटर का पोजीशन हेर फेर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर और बैटरी का। लेकिन अगर तुम रेजिस्टेंस का पोजीशन हेर फेर करोगी तो पूरा जज्बात बदल जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। नहीं, फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन लिखने का तरीका बदल जाएगा और आंसर भी अलग अलग आएगा। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं अभी हम लोग गैल्वेनोमीटर वाले का भी बात करेंगे, पहले इसको तुम लोग एक काम करो, इसको बना लो, ठीक है। अभी इसको हम यहाँ पर बैटरी लगा दे रहे हैं और यहाँ पर लगा दे रहे हैं गैल्वेनोमीटर। अभी हम लोग इसको थ्योरी में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इसके बारे में लिखोगी, यहाँ पर क्या था बीच में, गैल्वेनोमीटर, और तुम लोग ये बैलेंस कंडीशन लेके चल रहे हैं, मतलब यहाँ IG कितना है, 0, यहाँ भी IG कितना है, 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले
यहां लिखते हैं, चलो, व्हेन वी चेंज द पोजीशन, किसका पोजीशन? ऑफ रजिस्टर, पोजीशन ऑफ रजिस्टर्स, देन जज्बात बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएगा मतलब जो फॉर्मूला है भाई वो बदल जाएगा। ठीक है, तो ठीक तो है, जेड लिख दें, ले जज्बात बदल जाएगा, ले, ठीक है। अच्छा, और दूसरा बात कि गैल्वेनोमीटर देखिए, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर यहाँ था, बैटरी वहाँ था। अब गैल्वेनोमीटर यहाँ है, बैटरी वहाँ है, क्या उससे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं इफ वी इंटरचेंज मतलब बदल देते हैं पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी, देन नो इफेक्ट, कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों जरूर से लिखो, ये दोनों हैशटैग कॉन्सेप्ट, ठीक है, सवाल में यूज होगा, ये भी सवाल में यूज होगा, ये भी सवाल में यूज होगा। हैशटैग बताए थे, हैशटैग पॉइंट्स लिखवाएंगे जो न्यूमेरिकल के लिए यूज होगा। चलो छापो इसको, फिर और थोड़ा बात करते हैं हम लोग सर्किट के बारे में, है ना, अभी तक सवाल नहीं आया। देखो यहाँ पर हमको 4 वैल्यूज दिया हुआ है रेजिस्टेंस का, और ये बैलेंस कंडीशन है, मतलब यहाँ पर करंट इन गैल्वेनोमीटर कितना है? 0। हम बोले हैं तुम लोग का सिलेबस में हर जगह 0 है, ठीक। तो अब जब तुम यहाँ फॉर्मूला लिखाओगे तो फॉर्मूला क्या लिखोगे? R1/R2 इक्वल टू R3/R4, ठीक है। देखो यहाँ देखो, R1/R2 इक्वल टू R3/R4, तो R1 कितना है? 8 है, R2 कितना है? 4 इक्वल टू R3 कितना है? R3 कितना है? R4 कितना है? 2। तो 2 1 2 2 2 4, 2 4 1 4 4 2 8, तो क्या आया? 2/1 इक्वल टू 2/1, मतलब सही में करंट इन गैल्वेनोमीटर क्या होगा? 0। अरे भाई, जो साइंटिस्ट था वो तो गैल्वेनोमीटर लगाया था ना यहाँ पर, और वो देखा कि गैल्वेनोमीटर का ऐसे जो नीडल है वो खड़ा का खड़ा है, जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं ना तो ऐसे रह जाती ना, ऐसे वैसे ही है गैल्वेनोमीटर भी, जब तक ऐसे रहेगा बाबू, जब तक ऐसे रहेगा तब तक हम उसको समझ में आ रहा है, लेकिन तुमको कैसे समझ में आएगा? तो तुमको ये बैलेंस्ड कंडीशन चेक करके समझ में आएगा। अगर ये वाला और ये वाला रेशियोज आपस में बराबर आया तभी तुम वहां पर सवाल को सॉल्व करोगी और बोलोगी कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल है और इसमें ये बीच वाला रजिस्टर है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इग्नोर तब करोगी जब ये और ये बराबर आएगा। समझ में आया? ये नहीं कि यहां का तुम चेक कर लोगे सर यहां का तो वोल्टेज दिया ही नहीं है, तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि करंट वहां जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तुम यहां पर इसको डिवाइड करोगे तब आएगा। अब बाबू ये तो हम तभी से सिंपल सर्किट बता रहे हैं, इसी सर्किट को 10 तरीके से बनाएगा, तुमको मालूम है नहीं। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, ये जो बीच में लग रहा है इसको आप गैल्वेनोमीटर लगा रहेगा यहाँ? नहीं नहीं ना, गैल्वेनोमीटर नहीं। यहां पर गैल्वेनोमीटर की जगह जितना सवाल आया ना, जितना भी सवाल चाहे बोर्ड में आया है, नीट में आया है, जेई में आया है, एडवांस में आया है, कभी भी वहां गैल्वेनोमीटर नहीं लगाएगा। बेवकूफ है क्या वो कि गैल्वेनोमीटर पहले लगा देगा, बोलेगा देख गैल्वेनोमीटर यहां मत लेना? नहीं, वो चेक करना पड़ेगा तुमको, आइडेंटिफाई करना वही मुश्किल काम है। खैर हो जाता है, हम सिखाएंगे वो। तो ये R5 इसको ले ले रहे अभी, ठीक है। अब R5 में तुम लिखोगे करंट 0 है। क्यों 0 है समझ गए ना? क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, और नहीं हुआ तो मतलब वो व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल ही नहीं है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ मतलब वो व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल अगर व्हीटस्टोन ब्रिज का है तो ये कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा, तभी उसको तुम व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से बनाओगे। व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड कुछ होता नहीं है, वही सीरीज पैरेलल जोड़ते हैं। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बना तब क्या करोगी? तब लगाओगी किरचॉफ्स लॉ। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक, लूप घुमा के तब सॉल्व करोगे। अब सुनना ध्यान से, अब हम इसको बदल देते हैं। यहां तक ठीक था, ये फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएं? R1/R2 इक्वल टू R3/R4। R1 यहां है, R3 यहां है। अब देखो, अब इसको बदल दे रहे हैं। यहां पर हम लिख दे रहे हैं R3 और यहां लिख दे रहे हैं R1, यहां लिख दे रहे हैं, यहां तो वैसे ही रन, यहां कुछ नहीं कर रहे हैं, यहां वही रन दे रहे हैं। अब तुम यहां पर फॉर्मूला क्या लिखोगी? R3/R2 इक्वल टू R1/R4। अब देख R3 कितना है? 4, तो R3 क्या लिखोगी? 4। और R2 कितना है? R2 कितना है? R2 भी तो 4 है, R2 भी 4। R1 कितना है? 8। और R4 कितना है? 2। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? 2 1 2 2 4 8, यहां तो कट जा रहा है, तो 1/1 इक्वल टू 4/1 आ रहा है। बोले सर ये क्या है? आप तो बोले थे कि अगर हम इसको बदल देंगे तो भी ये सेटिस्फाई होगा, यहां तो नहीं हो रहा है।
नहीं नहीं, हम ये बात बोले थे ना कि अगर बदल दिए तो फॉर्मूला भी देखो बदल गया। क्या ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम है? क्या ये सेम है? क्या ये सेम है? अगर सेम रहता तो वही आता ना जी कि 2/1 इक्वल टू 2/1। कहां 2/1 इक्वल टू 2/1 आ रहा है? मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन नहीं है। मतलब अभी ये जो हम कर रहे हैं वो गलत है। मेरे सब बात समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सेटिस्फाई नहीं होने का मतलब है कि रजिस्टर को अगर हम इंटरचेंज कर देंगे तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं रहेगा। लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि यहां पर जीरो है करंट। हाँ, फॉर्मूला भी चेंज किए। फॉर्मूला चेंज कहां किए रे? हम तो तुमको कॉन्सेप्ट क्या बताए हैं कि दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस करना है, वही तुम कर रही हो। तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि रजिस्टर बदलने से, समझना मेरा बात, रजिस्टर बदलने से यहां पर बीच में जो इंस्ट्रूमेंट रहता है ना उसका भी असर होता है, रजिस्टर में इफेक्ट होता है। मतलब कि तुम जब इसको इंटरचेंज करोगी ना बाबू, तो इंटरचेंज करने से ये सेटिस्फाई क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये रेजिस्टेंस का वैल्यूज लिख रहे हैं ना, वो भी बदलेगा अपने आप। बोले सर अपने आप कैसे बदल जाएगा? करना है, ये IIT एडवांस जो है उसका क्वेश्चन आया है उसमें। पहले ये सर्किट था, पुराना था सर्किट जिसमें ऐसे हम लोग कर रहे थे, जहां पर R3 कहां था? उधर, और R1 उधर था। तो उससे सवाल में सेटिस्फाई हो रहा था। फिर अभी जब किए चेंज करके तब सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो तब भी होगा सेटिस्फाई। वही करना है, IIT एडवांस में सवाल आया, बस इसको चेंज किया है और सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन। समझ रही हो? तो ये मत सोचो कि ये गलत हो गया, सही है, सही है, लेकिन क्या बोल रही हो? हाँ, ये नहीं, ये वैल्यू खुद से सेट किए ताकि ये सेटिस्फाई हो जाए। अभी यहां पर ये जो वैल्यूज है, क्या ये वैल्यूज को हम लोग बदलें? समझो मेरा बात समझो। हम दूसरा चीज हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे यहां पर R3 का वैल्यू 4 डाले हैं ना, तो ये 4 नहीं होगा, इसका वैल्यू कुछ और होगा, थोड़ा बदलाव आएगा इसका वैल्यू में, और तब देखना ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो मतलब ये मत सोचना कि अगर इसको बदल दिए तो कोई असर होगा, बहुत बड़ा असर होगा। देखो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कंडीशन, इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन आया है, IIT एडवांस में आया क्वेश्चन। मेरा बात समझ में आया क्या हम बोल रहे हैं? ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो तुम अगर इसको चेंज किया है क्वेश्चन में तो फिर चेंज करके ही सॉल्व करो। अच्छा, वहां पर ऐसा नहीं कि चेंज करके दिखा देगा, बस एक ही सर्किट बनाए रहेगा पुराना, मतलब जो इससे पहले वाला वो बनाए रखेगा, नया सर्किट नहीं बनाएगा। वो बस बोलेगा कि इट इज इंटरचेंज्ड, देन फाइंड द वैल्यू, ऐसे लिखा रहेगा, देन फाइंड द वैल्यू। और क्या चीज का वैल्यू? जो रजिस्टर रहेगा उसका नया वैल्यू निकालने बोलेगा। मेरी बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? हाँ, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हैशटैग पॉइंट है, जो कि न्यूमेरिकल के लिए यूज होगा। तो इसको भी जरूर से बनाओ और इसको लिखो भी जरूर, इसको लिखना भी है जरूर से। ठीक है, लिखो जल्दी से। तो इस केस में अभी जो हम लोग यहां पर जो सेटिस्फाई कर रहे हैं उसमें हम लोग क्या किए, यहां पर लिख दे रहे हैं ये कंडीशन कब हो रहा है? व्हेन वी इंटरचेंज्ड, इंटरचेंज किसको किए बोलो? इंटरचेंज्ड किसको? R3 एंड R1, बाकी सबको ऐसे ही छोड़ दिया ना, R3 R1 को बस इंटरचेंज किया। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो सेटिस्फाई होगा, लेकिन जो IIT एडवांस का सवाल है उससे होगा, क्योंकि ये तो हम लोग अपने से डेटा लिए ना, इसलिए नहीं हो, लेकिन होना चाहिए, सेटिस्फाई होगा, पक्का होगा। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना है। ऐसा भी एक क्वेश्चन होता है, एक ही आया है इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसको छाप लो जल्दी से, फिर डिस्कस करेंगे उसको। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात सुनो, यहां पर ध्यान से देखो, ये वाला में एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात, यहां पर ये दोनों जब इक्वल हुआ तब इसको बीच वाले को क्या करना है? इग्नोर, नेग्लेक्ट करना है। तो इस बात को भी हैशटैग करके लिख लो। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करो और तुमको लगे कि इसमें 5 रजिस्टर है और तुमको लगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल है, तो तुम पहले क्या करना? पहला काम तुम्हारा क्या रहेगा? पहले ये रेशियो चेक करना, ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये बराबर आया तो जो रजिस्टर बच गया, देखो इसका तुम रेजिस्टेंस नहीं ली, इसका भी दिया रहेगा बाबू। ये मत सोचो R5 नहीं दिया रहेगा, R5 भी 3 ओम 4 ओम कुछ दिया रहेगा। ठीक है, और वहां पर सर्किट बड़ा अजीब सा कॉम्प्लेक्स सा रहेगा, तुमको मालूम नहीं चलेगा कि बीच वाला रजिस्टर कौन सा है। अच्छा, इस बीच वाले रजिस्टर का एक और नाम भी होता है, ये R5 को हम लोग एक नाम भी देते हैं, मिड रजिस्टर, बीच वाला रजिस्टर। तो बीच वाले रजिस्टर को खोज के एक सर्किट तुमको खुद से बनाना पड़ता है, इस टाइप का, है ना। और फिर तुमको मालूम कैसे चलेगा कि तुम सही कर रही हो कि नहीं कर रही हो? तो ये रेशियो को बराबर चेक करके। तो सबसे पहला काम तुम्हारा रहेगा हैशटैग चेक द बैलेंस कंडीशन, चेक द बैलेंस। सर अगर बैलेंस नहीं आया मतलब वो अनबैलेंस्ड का होगा, तब हम उसको अनबैलेंस से सॉल्व करेंगे। नहीं, अनबैलेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बार बार बता दिया। चेक द बैलेंस कंडीशन फर्स्ट, बैलेंस कंडीशन पहले चेक करो, देन इग्नोर द रजिस्टर, देन इग्नोर मिड रजिस्टर, उसके बाद मिड रजिस्टर को हटा दो। चलो ठीक, देखो इसमें क्या है कि 2 सर्किट है, ठीक है, देयर आर 2 सर्किट्स, और दोनों में गैल्वेनोमीटर में क्या है, ईच ऑफ देम में गैल्वेनोमीटर दोनों में, ठीक है, 2 फिगर है, ये सर्किट नंबर 2 और ये सर्किट नंबर 1, और बोला है कि डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, है ना,
मतलब ये बोल रहा है कि जो गैल्वेनोमीटर इसका है और इसका जो गैल्वेनोमीटर है, दोनों में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट कितना दिया है, 0। मतलब तुम ये कंडीशन यूज कर सकती हो R1/R2 इक्वल टू R3/R4। व्हीटस्टोन का कंडीशन यूज कर सकती हो, बहुत बढ़िया। अब तुमसे बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ R1 एंड R2। मतलब यहां से आप R1 निकालिए और यहां से आप R2 निकालिए और दोनों को डिवाइड मार दीजिए। क्या यहां पर बैटरी यहां लगा था पहले, देखो लकुआ नहीं मारा बाबू सर्किट को, यही वाला को थोड़ा छोटा करके बनाया है। यहां पर ये जो बैटरी था इसको उठा के यहां लगा दिए और गैल्वेनोमीटर को उठा के यहां लगा दिए। क्या उससे कोई असर पड़ा? कोई असर नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। ये कॉन्सेप्ट समझाए हैं। यहां पर लिख देते हैं हैशटैग चेंजिंग द लोकेशन, लोकेशन नहीं पोजीशन, चेंजिंग द पोजीशन। हाँ बोलो, चेंजिंग द पोजीशन ऑफ galvanometer and battery, galvanometer and battery does not affect balanced condition of Wheatstone bridge। कोई मतलब नहीं पोजीशन चेंज करने से, यही कंडीशन इसमें वैलिड होगा, इसमें वैलिड होगा। बात क्लियर है? अच्छा, एक और चीज पे ध्यान देना जरा। गैल्वेनोमीटर पहले यहां पर 60 ओम का था, अब कितना हो गया 1.20 ओम। अरेंजमेंट चेंज करने से, अरे रेजिस्टेंस में तो असर पड़ेगा ना, रेजिस्टेंस में असर पड़ेगा अरेंजमेंट चेंज करने से, ठीक है, रेजिस्टेंस को चेंज करने से। और देखो ये जो ये वैल्यूज है, देखो वो भी बदल गया। R2 यहाँ है, 6 ओम यहाँ है, ये 12 ओम, देखो वैल्यूज अलग अलग है यार, दोनों डिफरेंट सर्किट है। हाँ, इसलिए C1 C2 लिखा है। तो दोनों में कंडीशन वैलिड होगा। हम ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं, बहुत लोग सोचता है कि गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा दिए तो यहाँ लगा दिए तो अलग चीज हो गया। अलग चीज नहीं भाई, सेम चीज है। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज ही है ये, और कुछ नहीं। ठीक है, करो सॉल्व, आंसर बताओ। तुम लोग इसको ऐसे सॉल्व की होगी, पहले यहाँ बैलेंस कंडीशन लगाई होगी, यहाँ लगाई होगी। घबराने का बस एक चीज था यहाँ पर कि पोजीशन चेंज करने से कोई असर नहीं पड़ेगा, वही समझाना था बस। तो यहाँ पर तुम लगाओगे, पहले लिखोगे उसको R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तो R1 का वैल्यू यहाँ पर कितना है 4, R3 का वैल्यू कितना है 6 बराबर R3 कितना है, R3 का वैल्यू R1 और इसका R4 का वैल्यू 9। तो यहाँ से R1 निकालोगे तो क्या लिखोगे 4 × 6 और ये 9 इधर भेज दी, तो ये हो जाएगा 3 2 6, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 3 4 12, 12/2 यानी कि कितना आएगा 6 ओम। ये R1 आ गया, ठीक है। अब R2 निकालते हैं ये वाले सर्किट से। बस ये कॉन्सेप्ट समझना था कि जैसा है वैसे ही डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए अपना। तो यहाँ पर ये होगा तुम्हारा 6/R2 इक्वल टू 12/8। तो ये R2 कितना आया, काट लेते हैं इसको, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 4 8। तो यहाँ से R2 निकलेगा 4 ओम, ठीक है। अब यहाँ पर तुमसे पूछा था R1/R2 का रेशियो, तो चलो यहाँ निकाल लेते हैं। R1/R2, तो R1 6, R2 4, तो कितना होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 3 होगा, तो 3:2 खत्म। ठीक है, बड़ा आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस यही कॉन्सेप्ट के लिए ये करवाया गया, ठीक है। चलो, लेकिन हाँ, अगर ये रेजिस्टेंस बदल गया, सेम सर्किट, यहाँ सेम सर्किट नहीं ना, अलग अलग है। सेम सर्किट में अगर इसको बदलती हो, सेम से, ये अलग अलग सर्किट था, देखो रेजिस्टेंस भी अलग अलग, सेम सर्किट में बदलती हो, तो वैसा क्वेश्चन IIT एडवांस में आता है, बोर्ड में नहीं आता है, ठीक है। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा उसके लिए, है ना। चलो करेंगे उस टाइप का भी आगे चल के, करना ही है 100%। देखो, तो ये अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, है ना। एकदम सेंसिटिविटी मतलब उसी के आगे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, जहां तक पढ़ा है उसके आगे। तो अभी जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो किस टाइप का व्हीटस्टोन ब्रिज का बात कर रहे हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, यहाँ पर पहले एक बात लिखा हुआ है, द गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड बाय, कि हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में बीच में गैल्वेनोमीटर क्यों लगा रहे हैं, एमीटर क्यों नहीं। क्योंकि गैल्वेनोमीटर का काम होता है स्मॉल से छोटा करंट को डिटेक्ट करना। देखो, गैल्वेनोमीटर का ना एक औकात होता है, एक रेंज होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ नहीं लिखा रहता है, उसमें लिखा होता है, लेकिन लिखा होता है करंट मिली एम्पियर में। तुमको पता है 1 एम्पियर कितना के बराबर होता है, करंट ही मेजर करता है ना गैल्वेनोमीटर। 1 एम्पियर कितना मिली एम्पियर के बराबर होता है, 1000 मिली एम्पियर। काहे सर, देख 1000 है यहाँ पर, मिली का मतलब क्या होता है कि कोई नहीं मिली, मतलब सॉरी 10⁻³ इंटू क्या एम्पियर। तो ये दोनों मर जाएगा आपस में, तो कितना बचेगा 1 एम्पियर। तो मतलब 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, 1000 मिली एम्पियर के। ये समझ में आया क्या किए हम कि नहीं आया भाई, ये 1000 और 3 कैंसिल होकर 1 ही देगा ना, ठीक। तो सब ये समझ में है, हाँ। तो मतलब कि 1 एम्पियर 1000 मिली एम्पियर के बराबर होगा। अब तुम मान लो कि गैल्वेनोमीटर का औकात कितना है, उसका जो सुई है 0 शुरू होता है कहां तक जाएगा, मैक्सिमम उसका सुई कहां तक जाएगा, यहां पर क्या लिखा रहेगा 1000 मिली एम्पियर, उसके आगे उसका सुई जा ही नहीं सकता है।
तो तुम मान लो उसको 2 एम्पियर का करंट दे दी, तो बाबू उसका सुई तब भी जाएगा, लेकिन जाने के बाद वहीं रुक जाएगा, वापस नहीं आएगा। जाएगा, तुम स्विच ऑफ कर दी तब भी उसका सुई वहीं, क्योंकि वो खराब हो चुका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ऐसे करके तुम लैब में बहुत सारा गैल्वेनोमीटर खराब कर सकती हो, है ना बाबू। उसको इससे जोड़ देना, वायर से जोड़ देना, हेवी का अमाउंट करंट का, पूरा ऐसे जाएगा, वहीं जाकर रुक जाएगा। कुछ तो नुकसान हो कॉलेज का कम से कम, क्या। तो खैर ये बात समझ में आया मेरा। सुनो सुनो, अब आगे सुनो, आगे सुनो। तो हम लोग मैक्सिमम इसमें 1 एम्पियर का करंट मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज में टेंशन ही नहीं है कि उसमें कितना करंट जा रहा है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में टेंशन नहीं है, क्योंकि भाई बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में करंट इन गैल्वेनोमीटर कितना है, 0। अच्छा, तुम बोलोगे सर फिर भी हमको समझ नहीं आया, आप तो कुछ और पूछ रहे थे कि गैल्वेनोमीटर क्यों लगाते हैं। क्योंकि हमको ये जानना है कि अगर छोटा सा भी करंट आया किसमें, गैल्वेनोमीटर में, छोटा सा भी करंट वहां बीच वाले रजिस्टर से, डायग्राम याद है कि नहीं याद है, यहाँ डायग्राम में बना देते हैं, इधर इधर बनाते हैं, देख बीच वाला जो रजिस्टर है ना, बीच वाला, अगर उसमें छोटा सा भी करंट मिला, इसका मतलब वो छोटा वाला बीच वाला रजिस्टर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब जब तुम किरचॉफ लॉ लगाओगी तो बीच वाला को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, और बीच वाला को इंक्लूड करना पड़ेगा तो ये जो तुम लेके आती हो R1/R2 इक्वल टू R3/R4, वो चीज़ सही नहीं होगा ना। ये लेके आती हो R1/R2 इक्वल टू R3/R4, R4। अभी तुम देखो बीच वाला को इग्नोर क्यों हो, R4 होगा। बीच वाला को इग्नोर क्यों हो, क्योंकि तुम ये मान के चल रहे हो करंट इन गैल्वेनोमीटर 0 है, इसलिए यहाँ पर बीच में कोई रजिस्टर नहीं बनाई हो। तो हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि थोड़ा भी करंट ना आए, तो वो थोड़ा भी करंट नहीं आए, मतलब मिली एम्पियर में भी करंट नहीं आना चाहिए, एक भी नहीं आना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट 0 होना चाहिए। इसलिए हम वहां पर गैल्वेनोमीटर लगाते हैं कि छोटा सा भी करंट आएगा तो गैल्वेनोमीटर उसको तुरंत मेजर करेगा। जैसे मान लो हम भेजे करंट 0.5 एम्पियर, जो कि बहुत छोटा करंट है मेरे हिसाब से, 0. हालांकि होता बहुत बड़ा है, 0.5 एम्पियर, तो ये गैल्वेनोमीटर पूरा ये घूम के यहाँ पहुंच जाएगा, एकदम खतरनाक करेगा, पूरा हैवी डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब देखो बाबू, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर ऐसे रहता है, डिफ्लेक्शन का मतलब वो ऐसे से हिलेगा, तो ज़्यादा अगर ऐसे से हिल रहा है इसका मतलब कि हैवी करंट वहाँ पर आ रहा है, और हैवी करंट आ रहा है मतलब तुम इसको इग्नोर कर सकती हो, नहीं कर सकती हो। तो इसीलिए गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, ताकि छोटा सा भी करंट आए, मिली एम्पियर वाला भी, एकदम 0.1 मिली एम्पियर भी आए तो उसको तुरंत डिफ्लेक्ट करे और हम समझ जाए कि अनबैलेंस्ड हो गया, और फिर ये कंडीशन नहीं लगाएं फिर। तो इसलिए गैल्वेनोमीटर यूज कर, समझ गए, क्योंकि गैल्वेनोमीटर खुद ही क्या है, सेंसिटिव। गैल्वेनोमीटर खुद सेंसिटिव है, तो यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज भी सेंसिटिव है और गैल्वेनोमीटर भी। अब समझो व्हीटस्टोन ब्रिज को सेंसिटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज का बाबू ये जो कंडीशन है ना, ये कब वैलिड है, कब वैलिड है, जब ये दोनों को डिवाइड करके और ये दोनों को डिवाइड करके दोनों बराबर आए। तुम अगर छोटा सा भी चेंज करती हो, ये चारों में से पॉइंट का भी चेंज करती हो, जैसे मान लो इसका वैल्यू है 2 ओम, इसका वैल्यू है 1 ओम, इसका वैल्यू है 8 ओम, इसका वैल्यू है 4 ओम, अगर तुम इसको कर दी 8.5, तो क्या ये और ये बराबर आएगा, नहीं आएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज सेंसिटिव है, गैल्वेनोमीटर नहीं। गैल्वेनोमीटर तो समझा दिया क्यों सेंसिटिव होता है, बार बार वो मेरे मुंह से निकल जा रहा है, उसका रीजन बता दिए, क्योंकि वो छोटा सा करंट को भी ये एकदम हैवी डिफ्लेक्शन दिखाता है। जैसे कोई भिखारी आदमी को जाके 100 रुपया भी दे दो बाबू, सॉरी मतलब कि बाय द वे दूसरा वे में मत लेना, कोई भिखारी आदमी को 100 रुपया भी दे दो तो उसके लिए तो बहुत बड़ा बात होगा ना। लेकिन वही 100 रुपया अगर हम साफिया को दे दो तो ये बोलेगी सर ऐसा तो हम हजारों डेली उड़ा देते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको। क्या सुनी कि नहीं, वो एक्टिंग कर रही है बाबू, सुनिए पूरा, वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, कुछ नहीं, बोल रहे थे कि तुम बहुत बड़ा आदमी हो। चलो ये समझ में आया यहाँ तक, ये जो बताएं। अब देखो ये नेक्स्ट पॉइंट, ये गैल्वेनोमीटर समझ गए, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो। तुम ये चाहते ही हो कि तुम टेंशन लेना ही नहीं चाहती हो कि इसका वैल्यू 2, 1, 8, 4, इसका बात ही नहीं करना चाहती हो। तुम चाहती हो कि एकदम ये जो कंडीशन है एकदम ये गलती से भी फेल ना होते दिखे। तो उसके लिए क्या करोगी, उसके लिए काम करो, ये 2 है ना तो इसको ले लो 2, और इसको भी कितना ले लो 2, इसको भी कितना ले लो 2, तब तो काटना भी नहीं पड़ेगा, तब यहां पर 2/2 इक्वल टू 2/2 साफ साफ दिखेगा। या ऐसा समझो किताब में ऐसा लेता है 1, और ये वाले को R2 को ले लो 1, इसको भी ले लो 1, इसको भी ले लो 1। हालांकि ये बेवकूफ़ी है, अगर तुम इसको 2/2 लिखोगी बराबर 2/2 तो ये 2 2 2 2 कट के 1/1 ही आएगा ना, समझी। तो अगर चारों रजिस्टर का रेजिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाए तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये हाईली सेंसिटिव हो जाएगा। मतलब चारों का रेजिस्टेंस बराबर, चारों का रेजिस्टेंस बराबर। मान ले तुम इसको बाबू 0.5 कर दी, ये चारों 1 1 1 1 है, मान ले तुम इसको 0.5 कर दी, तब तो फिर बराबर नहीं आएगा कंडीशन, तब तो एकदम हाईली सेंसिटिव हो गया ना ये मतलब हुआ मेरा। तो चारों को बराबर लो तो तुमको ये कंडीशन एकदम साफ साफ दिखाई देगा। और थोड़ा भी गड़बड़ हुआ, अगर कोई भी चारों में से कोई भी 0.5 भी बढ़ा, 0.2 भी बढ़ा, अगर 0.1 भी हो गया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, समझिए इसका बैलेंस करने का मतलब। तो वही बात देखो यहाँ लिखे हैं, रिलेटिव मैग्नीट्यूड का मतलब चारों को देख के, रिलेटिव मतलब चारों को कंपेयर करके ये निकाल रहे हैं ना कि एक ठो को देख के आंसर बोल दे रहे हैं, तो इसलिए रिलेटिव लिखा है। रेजिस्टेंसेज इन द 4 आर्म, आर्म मतलब ये होता है,
ये चारों 1 2 3 4, द ब्रिज इज इक्वल देन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव। ऐसे सेंसिटिव होता है जैसे हम इसका भी लिखे थे ना, यहाँ 1 1 1 4 को ले लिए ना, अगर 8/1 ले, सॉरी 2/1 ले, इधर ले ले 8/4, तो भी आएगा ये बराबर। लेकिन अगर चारों बराबर हो तो ज़्यादा सही दिखेगा और सेंसिटिव दिखेगा, हाईली सेंसिटिव दिखेगा। समझ रही हो? नहीं समझी क्या? नहीं समझी क्या मेरी बात? हैं? सोई भी हो क्या? नींद में हो क्या? हाँ, अब देखो ये तो लास्ट वाला तुम लोगों को पता है, रटवा दिए हैं तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर डज नॉट इफेक्ट। मतलब गैल्वेनोमीटर यहाँ लगाते हैं ना, अरे समझाएं 10 बार, तो गैल्वेनोमीटर मान ले यहाँ लगाए हैं और ये से ऊपर से क्या लगाते हैं? बैटरी। तो बैटरी को उठा के यहाँ लगा दो, गैल्वेनोमीटर उधर भेज दो, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो पता ही है। तो ये तीनों लिख लो, ठीक है। और ये गैल्वेनोमीटर व्हीटस्टोन ब्रिज को सेंसिटिव कब बनाएंगे हम लोग? जब चारों रजिस्टर का वैल्यू को बराबर कर देंगे। बराबर होगा जब चारों का मैग्नीट्यूड, मतलब ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, तब ये चीज एकदम ये दिखेगा, मतलब सेंसिटिव। सेंसिटिव समझती हो नहीं समझती हो? सेंसिटिव होने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि हाँ, जैसे एग्जांपल उसका, जैसे मान लो कि बाबू टच मी नॉट प्लांट होता है ना, टच मी नॉट फ्लावर होता है, उसको छुओगी तो तुरंत एकदम मुरझा जाता है। जैसे वैसे ही लड़की लोग भी होते हैं ना बाबू, जैसे एक लड़की 2 लड़की है, ठीक है, मान लो रिंकी बाबू, रिंकी और एक है बाबू, नहीं थोड़ा दूसरा नाम लेते हैं, एक है बाबू एंजल प्रिया और दूसरा है बाबू दिशा। अब बाबू दिशा को कुछ भी बोल दो, भिखारी बोल दो, पागल बोल दो, है ना, उसको ये बोल दो कि तुम्हारे जैसा इंसान का तो कोई काम ही नहीं दुनिया में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, वैसे ही का वैसे हंसते ही रहेगी। उसका नाम भी ले लो दिशा तो हंसने लगेगी। तो ये एक उसको मतलब कोई सेंसिटिव नहीं है, वो उसको कुछ भी बोल दो उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एंजल प्रिया को बोल दो कि तुम्हारा तो फोटो एकदम भाई गजब दिख रहा है, ऐसे ही बोल दो तो उसको ले लेगी, पता नहीं अच्छा बोल रहा है कि बुरा बोल रहा है, एकदम रोने लगेगी उसमें भी। अरे एग्जाम्पल सामने है यार कहाँ हम तुम लोग इधर उधर लेके जा रहे हैं। अगर तुम एंजल प्रिया को बोल दो तुम्हारा फोटो तो गजब दिख रहा है, तो वो सोचने लगी गजब का मतलब खराब बोला कि अच्छा बोला, उसी में कंफ्यूज होकर दिन रात रोएगी बाबू, तो इसका वो सेंसिटिव बोलते हैं। वैसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज भी होता है, अगर तुम इसमें 0.1 का भी चेंज कर दोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। एक्चुअली यहां पर ना व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत सेंसिटिव होता है। तो व्हीटस्टोन क्या लिखा, बुक वाला पागल है क्या है? क्योंकि उसका कहने का मतलब वही है कि अगर तुम इसको चेंज करोगे ये वाले को तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा बैलेंस वाला कंडीशन, तो फिर हम लोग फिर ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसको। समझ गए ना ये सारा? हाँ ठीक, चलो नेक्स्ट। ज़्यादा बकैती देने से उसमें कुछ नहीं होगा। देखो ये है एडवांटेजेस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, ये एसएल अरोड़ा का बताया, ठीक है। एसएल अरोड़ा में ये चीज़ दिया है, एनसीईआरटी में इतना ही सब नहीं दिया है। जो सेंसिटिविटी पढ़ी थी वो भी एनसीईआरटी में नहीं था, एनसीईआरटी में बस 2 बात बताया है। आप जो व्हीटस्टोन पढ़ रहे हैं वो किरचॉफ लॉ का एप्लीकेशन है, और दूसरा बात कि व्हीटस्टोन ब्रिज रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है, तो मीटर ब्रिज में। इसके बाद मीटर ब्रिज पढ़ोगी ना, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, उसमें हम लोग यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट? R1/R2 = R3/R, यही कॉन्सेप्ट उसका, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। देखो ध्यान से, अभी तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि बैलेंस्ड कंडीशन ही क्यों पढ़ना है, क्योंकि मीटर ब्रिज भी बैलेंस्ड कंडीशन के ऊपर बेस्ड है, जो इसका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब कि उसको जो यूज हो रहा है। अब देखो ध्यान से, यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा है कि जो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज का मतलब कि आसान कैसे है। व्हीटस्टोन ब्रिज से न्यूमेरिकल बनाना या उसका कॉन्सेप्ट को यूज करना बहुत आसान है। अब आसान का मतलब फिजिक्स में नहीं हो, ये नहीं होता कि एक कैलकुलेशन इजी हो, ये मतलब नहीं हुआ। आसान का मतलब ये होता है कि एरर ना आए, कैलकुलेशन में गलती ना हो। एक चैप्टर था 11th में एरर्स, चैप्टर नहीं था, टॉपिक था एरर, बहुत लंबा चौड़ा एक चैप्टर ही है आपस में, खैर तुम लोग तो पढ़ भी नहीं की होगी वो, है ना। तो एरर में ये पढ़े थे हम लोग कि जब भी फिजिक्स में कोई कैलकुलेशन होता है तो उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है। तो यहां पर हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जो एरर होगा, एरर सर क्या चीज में एरर, अरे एरर जो ये पढ़ रही हो ना, R1/R2 = R3/R4, इसका जब तुम वैल्यूज डाल के तुम लोग को याद करो, हम बोल रहे थे कि R3 तुमको निकालना रहेगा, R1 R2 R4 दिया रहेगा। अभी एक सवाल वैसा करो, बोर्ड में ही ऐसा घटिया सवाल आता है, R1 R2 R4 दिया रहेगा और तुमसे क्या पूछेगा, R3। तो इसमें तुम्हारा कैलकुलेशन में कोई गलती हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है, उसका यहां पर रीजन लिखा है। तो अगर एरर गलती का मतलब ये मत सोचो आंसर गलत आया, गलती का मतलब कि आंसर आना चाहिए 5 ओम और तुम्हारा आंसर आ रहा है 5.6 ओम, तो ये गलती नहीं होगा, बिल्कुल तुम्हारा आंसर एकदम एग्जैक्ट आएगा। क्यों? यहां देख लिखा है, क्या लिखा है, नल मेथड। नल मेथड का मतलब कि ये है कि यहां पर जो सर्किट है वो है बहुत भारी भरकम, ऐसे सर्किट है, मतलब इस टाइप का, ये एकदम लगा है खतरनाक, यहाँ बीच में गैल्वेनोमीटर है, यहाँ एक लगा है, फिर यहाँ एक लगा है। अभी तो बहुत आसान देख रही हो ना सर्किट को,
अभी तो बहुत आसान दिख रहा है, आगे चल के बाबू ऐसा भी रहेगा कि यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाएगा और बैटरी लगाएगा। अब ये मत सोचना कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये अपने से, हाँ इंटरनल ही है, सॉरी गलती बोल दी है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगाएगा, ठीक है आगे चल के, मतलब कि बोर्ड लेवल में और ये सब में नहीं आएगा। आगे जब जाओगी ना तो एक क्वेश्चन वैसा है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्लूड किया, तो वहां बता दिया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्लूड किए हैं, तो उसको भी लेके सॉल्व कीजिएगा। तुम बोलोगे सर तब मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तब तो फिर व्हीटस्टोन वाला कंडीशन फेल कर जाएगा। नहीं करेगा फेल, तुम ये चारों को डिवाइड करना, इससे आंसर जो निकलेगा उसको इसके साथ जोड़ देना, इन चारों को सॉल्व करके जो रेजिस्टेंस आएगा उसको इसके साथ जोड़ देना। तो बैटरी के बगल में भी एक रेजिस्टेंस लगाएगा, बहुत कम, एक एकदम, मतलब कि समझ के चलो कि अगर इसमें 100% सवाल है तो 100% में 2% ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इसको इंक्लूड किया है। समझ में आ रहा है किसको? ये बैटरी के बगल में एक रेजिस्टेंस लगाया, तो उससे भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत आसान है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। खैर, तो हम ये बोल रहे हैं कि यहां पर जो आर है, देखो यहां लिखे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को जनरली क्या कर रहा है, जीरो लेके चल रहा है, जीरो ही लेके सारा पढ़ाई कर रहे हैं ना हम लोग, कि उसको इंक्लूड करके कर रहे हैं, जीरो लेके कर रहे हैं। अच्छा, गैल्वेनोमीटर का देखो यहां जीरो लिख दिया, गैल्वेनोमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस को क्या लिखते हैं हम लोग, जैसे इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2, इसका R3, इसका, वैसे ही गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को क्या लिखते हैं, कैपिटल G। तो यहां बोलोगे सर आप G को जीरो लिख दिए हैं, अरे क्योंकि गैल्वेनोमीटर को ले ही नहीं रहे हम लोग, मेरा जो आ रहा है फॉर्मुला उसमें कहाँ गैल्वेनोमीटर है ही नहीं, इसलिए बोल रहे हैं गैल्वेनोमीटर का बात ही नहीं करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस का बात ही नहीं करेंगे। तो इसी को हम बोल रहे हैं नल मेथड, मतलब ये दोनों का बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि करंट गैल्वेनोमीटर में जा ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए नल का मतलब होता है जीरो, तो बहुत चीज को हम जीरो ले रहे हैं, उसका वोल्टेज बराबर करके उसको जीरो लिए ताकि आसान हो कैलकुलेशन में। समझ में आ रहा है साफिया? ठीक है, आगे देखो क्या लिखा, सेकंड पॉइंट, ये समझ में आया ये वाला बात। तो इससे एडवांटेज हुआ कि नुकसान हुआ? अरे फायदा हुआ ना, आसान हो गया कैलकुलेशन कर, R1/R2 आसान नहीं, आसान नहीं, एरर रिड्यूस हो गया, मतलब आंसर 5 ओम है तो 5 ही आएगा। मान लो अगर वो वाला गैल्वेनोमीटर G ले लेते, इसको भी ले लेते, तब ये बराबर होता? नहीं होता, बराबर नहीं होता। ठीक है, तो देखो अब आगे देखो सेकंड पॉइंट, ये देखो ध्यान से, नो मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। अभी तक क्या हम तुमको कभी करंट और वोल्टेज निकाल के दिखाए हैं, और निकालेंगे भी क्यों? कहां इसका फॉर्मूला में करंट और वोल्टेज है ही नहीं। तो अगर करंट और वोल्टेज फॉर्मूला में नहीं है, ये जो बैटरी लगाते हैं बाबू इधर, इसको अगर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, और करंट कितना फ्लो कर रहा है उससे भी कोई मतलब नहीं है कि नहीं, बताओ सही बात है कि नहीं? करंट कितना फ्लो किया, बैटरी कितना वोल्ट का लगाया, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये चीज और अच्छा है ना, अगर ये करंट और वोल्टेज का वैल्यू बदलेगा भी तो मेरा जो आंसर रहेगा वो सही रहेगा हमेशा। नहीं समझ में आया? आया? मान ले इसका वैल्यू हमको दिया है, क्या बोल रही हो? और आना भी नहीं चाहिए, यही तो ओम्स लॉ है, V बराबर क्या होता है IR। और हम लोग पढ़े हैं ना कि जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर करंट और वोल्टेज बदलेगा तो ये चारों में कोई असर आएगा? इसमें असर नहीं आ रहा है, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला में कोई असर नहीं आ रहा है, फॉर्मूला में असर नहीं आ रहा है, मतलब एकदम सही कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। नहीं समझ में आया? बहुत सारा ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस तीनों मिला के फॉर्मूला होता है। जैसे किरचॉफ लॉ का जब न्यूमेरिकल बना रही हो तो उसमें करंट भी दिख रहा है, रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, वोल्टेज भी दिख रहा है, तीनों दिख रहा है ना, तो इसलिए उसमें आंसर सही गलत होने का बहुत चांस है। लेकिन किरचॉफ, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला में तो खाली रेजिस्टेंस है चारों, करंट और वोल्टेज से मतलब ही नहीं। अच्छा देख यहाँ क्या लिखा है, सो रेजिस्टेंस, अच्छा देखो ये बोल रहा है ना यहाँ पर, देखो थोड़ा समझना, आगे समझना बात मेरा, ये तो समझ गए ये पहला लाइन। दूसरा लाइन देखो क्या लिखा है, दूसरा लाइन में ये लिखा है कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो सर्किट हम लोग बना रहे हैं, ये सर्किट मान ले ऐसे करके छोटा सा बनाते हैं, यहाँ पर एकदम लग रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मेरे सर्किट डायग्राम मरते जा रहा है। नहीं, यहाँ पर ये बैटरी और ये ऐसे, ठीक है। मान ले यहाँ पर हम लगा दिए एमीटर, क्या लगा दिए? एमीटर। और इधर हम लगा दिए, इधर नहीं लगाएंगे हालांकि वोल्ट मीटर, मान ले यहीं पर लगाएं, ऐसा हालांकि ऐसे नहीं लगाते हैं। वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं, जैसे देखो ये एमीटर को ऐसे सीरीज में जोड़े है ना, सीरीज का मतलब कि यहाँ पर I करंट पास करेगा, तो वोल्ट मीटर यहाँ नहीं लगाएंगे, वोल्ट मीटर हम लोग लगाते हैं यहाँ पर, इस जगह पे वोल्ट मीटर लगाते हैं। मतलब कि जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस मेजर करना है, मान लो कि इसका मेजर करना है कि ये कितना वोल्टेज खा रहा है। तुमको ये बात पता है ना कि हर रजिस्टर कुछ ना कुछ वोल्टेज खाता है, तो ये रजिस्टर कितना वोल्टेज खा रहा है उसको मेजर करना है, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? इंडिविजुअली इसमें अलग से लगाना पड़ेगा। फिर किस में लगाना पड़ेगा अलग से? किस में? ये वाले में अलग से लगाना पड़ेगा। खैर देखो, हालांकि ऐसे करना होगा, देखो समझो, ये ऐसे बनाएंगे तो तुम लोग समझ पाओगे, ये पता नहीं कितना समझ में आ रहा है ये वाला, देखना ऐसे लगा दिए, कैसे लगाएं देखो बता रहे हैं यहाँ पर हम। देख भाई, सर्किट ऐसे था, ऐसे सर्किट था भाई, और यहाँ क्या लगा था? वायर, और इससे बैटरी लगे रहे, वो मालूम है तुमको, ठीक है। नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है, देख ऐसे करके ये लगा रहेगा, कोई दिक्कत इसमें? चल देख, अब ये R1 R2 किस में है? यहाँ R3 और यहाँ पर R4, ये दोनों सीरीज में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सीरीज में जोड़ के, R1 + R2 का ये आया, R3 + R4 का ये आया, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें अगर वोल्टेज मेजर करना है तो यहाँ पर वोल्ट मीटर अलग से लगेगा, और फिर यहाँ पर वोल्ट मीटर
अलग से लगेगा और दोनों का वोल्टेज मेजर करेंगे। लेकिन वोल्टमीटर लगाने से इनका रेजिस्टेंस बदल जाएगा क्या? अरे वोल्टमीटर लगाओगी तो इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। एमीटर यहां लगाओगी तो इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। रेजिस्टेंस तो हमको ये चारों का रखना है ना, है? तो वही आप वहां पर लिखा हुआ है, सो रेजिस्टेंस ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। अच्छा तुम यहां पर बोलोगे सर रेजिस्टेंस एमीटर और वोल्टमीटर में भी होता है। हाँ, एमीटर और वोल्टमीटर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, समझ रही हो मेरी बात? तो उनका रेजिस्टेंस अगर मान लो एमीटर यहां आता है या वोल्टमीटर आता है, क्या उसका रेजिस्टेंस यहां दिख रहा है कहीं पर फॉर्मूला में तुमको? नहीं दिख रहा है। तो उनका रेजिस्टेंस से भी फॉर्मूला में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वही बात लिखा है कि कोई और इंस्ट्रूमेंट भी आएगा तो लिखा है यहां पर डज नॉट इफेक्ट मेजरमेंट, मतलब तुम्हारा जो कैलकुलेशन है R1/R2 = R3/R4 उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगा। अगर तुम बाहर से लाके बल्ब लगा दो, कुछ भी लगा दो सर्किट में, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा इस कंडीशन को। आया समझ में मेरी बात? हाँ, लेकिन ये कब तक सही है? जब तक करंट इन गैल्वेनोमीटर 0 है। ये पूरा कबाड़ा हो गया ऐसे, लेकिन तुम लोग समझ गए होगे क्या लिखा हो, लिख लो इसको। और ये 0 लेना है हम लोग को, 0 लेना है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन के लिए। कुछ क्वेश्चन में इसको 0 नहीं भी लिया है। अच्छा, अगर इसका वैल्यू 0 ना हो, सुनो बाबू, अगर मान लीजिए 0 ना है, मान लीजिए 0 ना है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का कुछ ना कुछ वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें कोई असर पड़ेगा उससे? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, लिख लो इसको जल्दी से। ये पॉइंट अलग था, ये पॉइंट अलग था। इसमें ये बताया जा रहा था कि क्या क्या हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये कैलकुलेशन तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां पर खाली रेजिस्टेंस है, करंट टू रेंट वोल्टेज नहीं है। मतलब कि व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग कभी भी, व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला से कभी भी करंट वोल्टेज नहीं निकालेंगे। और आसान सा बात है, क्यों निकालेंगे? है ही नहीं जब फॉर्मूला में, तो कैसे निकलेगा बताओ? ठीक है, देखो ये बबुआ वाला क्वेश्चन में बोला है कि एक क्वेश्चन ये CBSE में आया, ये भी ठीक है, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सूखा हुआ एजुकेशन तो यहां पर इसमें बोला है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ये बैटरी से कितना करंट ड्रॉ होगा वो, है ना? तो ये बैटरी से कितना करंट ड्रॉ होगा, यानी आई निकालना है। बोलोगे सर ये क्या, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का है? हाँ, तो यकीन ही नहीं हो रहा हमको, व्हीटस्टोन का है। अभी देख, इससे व्हीटस्टोन ब्रिज बना देंगे। देखो ये बीडी दिख रहा है, बीडी बीडी बीडी, ये बीडी को यहाँ बना दिया। अच्छा पता है, हम जब इसको पढ़ा रहे, जब 12th में थे ना, बहुत पहले, तो उस वक्त तो कर लेते थे इसका क्वेश्चन, और जब जेई का एग्जाम दिए थे उस वक्त भी हो गया था, स्कूल में बना लिए थे, सब जगह हो गया था। लेकिन एक बात समझ में आया बाद में हमको कि ये जो हम लोग अभी जो जैसे ये बीच में एक रजिस्टर बना रहे हैं, और ये मिड रजिस्टर है ना, बीच वाले रजिस्टर को क्या बोलते हैं? मिड रजिस्टर बोलते हैं। तो ये हमको कैसे मालूम चला कि यही मिड रजिस्टर है? ये भी हैशटैग पॉइंट है जो तुम लोग को लिखवाएंगे अभी हम। कैसे मालूम चला कि वही बीच में, ये बीडी ही बीच में होना चाहिए? कैसे मालूम चला? अच्छा सर, क्योंकि ये बीच में दिख रहा है। तो अभी बहुत सारा ऐसा सवाल आएगा जिसमें ये रजिस्टर एकदम कोना में होगा, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? यही तो कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज का। हाँ, ज्योतिषा मैम यही बताई थी। हैशटैग जो रजिस्टर बैटरी से दूर हो, बैटरी से दूर हो। सर दूर तो ये भी है, इसका मतलब बैटरी, नहीं, बैटरी से दूर हो उसको मिड नहीं लेना उसको लेना जो रजिस्टर से घिरा हो, रजिस्टर से GHIR घिरा हो, मतलब जिसके अगल बगल रजिस्टर हो। तो देखिए रजिस्टर देख रही हो, इस रजिस्टर के जस्ट सामने क्या है? रजिस्टर। इस रजिस्टर के जस्ट पीछे क्या है? रजिस्टर। और ऐसा देखो, तुम जब इससे निकलोगी ना, जब ये वाला को हम लिए, इससे जब दूर जाओगी तो यहां रजिस्टर, इससे जब दूर जाओगी यहां रजिस्टर, उसके बाद बैटरी आ रहा है ना। लेकिन ये वाला को देखो, इसके जस्ट बगल में बैटरी, ये वाला को देखो, इससे जस्ट बैटरी यहां दिख रहा है, ये वाला को देखो, इससे भी बैटरी तुरंत पहुंच रहा है। लेकिन ये जो रजिस्टर के बगल में रजिस्टर के इधर रजिस्टर ऊपर नीचे। अभी ये सवाल सिर्फ इसमें नहीं, अभी और क्वेश्चन करवाएंगे उसमें भी वैसे ही दिखेगा। कि मतलब मेरा साफ कहने का मतलब ये है कि ये जो रजिस्टर होगा जिसको तुम बीच में ले रही हो व्हीटस्टोन ब्रिज में, वो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होगा। अभी आया समझ में? ये रजिस्टर का देखो, ये वायर है, क्या ये बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है? नहीं। जैसे ही तुम इसका रास्ता में जा रही हो, देख रही हो एक और आ जा रहा है, तो वो एक और आया, फिर देखो यहां भी एक और आ जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये इससे निकली तो तुमको खाली मिला पहुंच गई, नहीं, वैसा नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें देखिए, इससे यहां थी तुम, इससे आगे बढ़ी तुरंत बैटरी मिल गया,
समझ में आ रहा? अब ये मत सोचना सर यहाँ तो बढ़ जाएगा इधर जाएगा, नहीं, उसका बात नहीं कर रहे, करंट डिस्ट्रीब्यूशन का बात नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं कि ये टर्मिनल देखो डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा है, लेकिन क्या ये टर्मिनल डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। इसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, उसके बाद ये जुड़ा है। समझ में आया? तो ये जो बीच वाला है ये घिरा है ना ये दोनों से, नहीं समझ में आया भाई? इसीलिए ये बीच वाले को ले रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट हर सवाल में लगाना, आईआईटी का भी क्वेश्चन चुटकी में बनेगा एकदम एक बार में, एकदम एक बार में बनेगा क्वेश्चन। हाँ, लेकिन वैसा करने के बाद और तुम ये भी चीज देखोगी कि जो तुम्हारा बैलेंस कंडीशन है, मतलब R1/R2 इक्वल टू R3, पहले यही चेक करना। सर्किट डायग्राम बनाने के बाद पहले यही चेक करना। तो चलो पहले करते हैं हम लोग। यहां पर ये एक रजिस्टर बनाए और फिर यहां एक और रजिस्टर, और ये ऐसे कनेक्टेड हो गया, और ये यहां पर कनेक्टेड हो गया। वहां पर पढ़ सकती हो, ठीक है। और ये वायर ऐसे, और ये किससे जुड़ा रहेगा बाबू? बैटरी से। ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है? अब देखो भाई, बीडी यहाँ देखिए, ये बड़ा ध्यान से देखना भाई, बड़ा ध्यान से देखना। ये बीडी बनाए हैं, ठीक है, दिख रहा है उधर? हाँ दिख रहा है। ये बीडी बनाए, ये बीडी कौन सा बीच वाला, इसको लिख दिया 5 ओम, ठीक। अब ध्यान से, अब ये बीडी के जस्ट इधर क्या है? ए, तो यहाँ पर ए लिख ले भाई, अच्छा कोई दिक्कत? और ये बीडी के जस्ट इधर क्या है? सी, तो यहाँ क्या लिख लेंगे? सी। अब बस हो गया काम, देखना ध्यान से। बीसी, बीसी में कौन है? देख, बीसी में कौन है? अरे बीसी में कौन है? 2, तो ये बीसी के बीच में क्या लिखेंगे? 2 ओम। आया ये समझ में? ठीक। एडी, एडी के बीच में कौन है? 2 ओम, तो यहां क्या लिखोगी? 2 ओम। एबी, एबी के बीच में कौन है? 1 ओम। और डीसी के बीच में कौन है? डीसी 4 ओम। ये सवाल, ये जो अरेंजमेंट है तुमको तभी समझ में आएगा जब तुम खुद से ये ट्राई करोगी, तब बीच वाला ढूंढो और उसके बाद खुद ब खुद अपने आप अरेंज हो जाएगा। बोलोगे सर आपको ये कैसे मालूम चला कि ये ए यहीं होगा? भाई देखिए, ए बैटरी से डायरेक्ट जुड़ा है, ये सी बैटरी से डायरेक्ट जुड़ा है। देख, ये जो ए है ये देख बैटरी से डायरेक्ट जुड़ रहा है, सी जो है वो डायरेक्ट बैटरी से जुड़ रहा है। उस लॉजिक से हम ऐसा किए। नहीं समझ में आया? आ गया? अब कुछ नहीं, अब बस ये देखो, ये आ रहा है तब तुम सही कियो। और ये बात जरूर फॉलो करना, ये एकदम गोल्डन रूल है, हैशटैग लिखवाएं इसमें, ये जरूर फॉलो करना। मिड रजिस्टर खोजना सबसे पहला काम, और उसके बाद खोजने के बाद, अरेंज करने के बाद पहले चेक करना कि R1/R2 इक्वल टू R3/R4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1/2 है ना? बीच वाला को लोगी? नहीं लोगी, नहीं लोगी। अच्छा, लेकिन ये मालूम कैसे चला कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन कहीं लिखा तो नहीं है? व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। अरे भाई, क्योंकि ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये बराबर आ रहा है, आ रहा है बराबर, मतलब व्हीटस्टोन का क्वेश्चन है। समझ में आया मेरी बात? ठीक। चलो यहां पर हम ना सॉल्व करते हैं। क्या पूछा तुमसे? करंट पूछा है ना, तो इसका, इस पूरे का रेजिस्टेंस निकाल लो। इसका रेजिस्टेंस और इसका वोल्टेज से क्या निकल जाएगा? करंट। कौन सा लॉ से निकलेगा करंट? ओम्स लॉ से। एग्जैक्टली, हमको लगा नहीं बता पाएगी, बहुत अच्छा। चलो अब हम लोग आगे करते हैं। देखो, हाँ ये मिटा दें, ये रूल मिटा दें, ये लिखना है बाबू हिंदी में, ये हिंदी में नहीं लिखी है, लिखो इसको हिंदी में। चलो यहाँ पर पहले चेक करते हैं कि ये मिटा दे, क्वेश्चन मिटा दे, सवाल मिटा दे, ठीक। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये व्हीटस्टोन का, अच्छा 4 वोल्ट का दिया था ना बैटरी का करंट पूछा था, तो हम लोग पहले चेक करते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दिखिए रहा है साफ साफ। R1/R2 इक्वल टू R3/R4, तो R1 कितना है? 1, R2 कितना है? 2, R3 कितना है? 2, और R4 कितना है? 4। कुछ नहीं, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। देख सेटिस्फाई हो रहा है। 2 1 2 2 2 4 कितना आया? 1/2 बराबर 1/2, सेटिस्फाई हो गया। मतलब व्हीटस्टोन का क्या बोलो, वोल्टेज 4 वोल्ट दिया था सवाल में, यहाँ पर बैटरी जुड़ा हुआ था और ये बैटरी का वोल्टेज दिया था 4 वोल्ट, मतलब ये पक्का व्हीटस्टोन का क्वेश्चन है, ये क्लियर हो गया एकदम। अब चलो भाई, तो व्हीटस्टोन का क्वेश्चन है, यानी ये बीडी से जो मिड रजिस्टर है उसको हटा सकते हैं। हाँ, तो ये बीडी से जो मिड रजिस्टर उसको हटा देते हैं, मतलब यहाँ पर वोल्टेज बी और डी का बराबर होगा। क्यों है व्हीटस्टोन का? समझ में आया सवाल ये सानिया? हाँ है, आ गया। ये क्यों पूछ रही हो, क्यों है ये? ऐसे नहीं पूछे क्यों है। हाँ चलो ठीक, तो ये बीच वाला को हटा दिया। अब देख भाई, ये दोनों किस में है? ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है ना, सीरीज में है। चलो बहुत बढ़िया। तो अब इसका सर्किट देखो बनाते हैं हम यहाँ पर। चलो इस तरफ बना के दिखाते हैं, है ना, बहुत आसान दिखेगा सर्किट, ठीक है। बहुत ही पहले ये कंडीशन हम लोग यहाँ चेक कर लिए, सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो सेटिस्फाई हुआ कंडीशन, इसलिए बीच वाले को हटा दिए। अब देखो, अब सर्किट बनेगा इस टाइप का कुछ, हमेशा ऐसा ही टाइप का तुमको सर्किट मिलेगा, मतलब बोर्ड का जितना सवाल रहेगा घिसा पीटा क्वेश्चन। लगता है हम लोग वो जेई वही वाला क्वेश्चन, जेई का और नीट का क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। ऐसा सर्किट मिलेगा, बताओ। 4 वोल्ट का, ठीक है 4 वोल्ट का ये बैटरी है ना, और ये रजिस्टर कितना 1, ये कितना 2, और ये कितना ओम का है 2 ओम, और ये कितना 4 ओम है। आंसर, आंसर आएगा इसका, आंसर आएगा, आंसर आएगा, आंसर आएगा। आंसर वो तो दिया ही नहीं है यार। ओ 2 एम्पियर, हाँ 2 एम्पियर, हाँ पढ़ लो
2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट आएगा। तो पहले ये दोनों किस में जोड़ोगी, सीरीज में। तो ये दोनों को, ये रूल मिटा दे भाई, ये वाला लिख लियो, ये लिखियो तुम मिस्टर, ये लिखिए, हाँ ठीक, इसको मिटा रहे हैं। तो अब यहां से हम लोग को 1 + 2 कितना मिलेगा, 1 + 2 कितना मिलेगा, 3। कायदे से सर्किट इसलिए बनाया ताकि सीरीज पैरेलल में गड़बड़ी मत कर देना। बहुत लोग भगलो लोग सीरीज पैरेलल में गलती करता है इसमें। 2, तो 2 + 4 कितना होगा, 6 ओम, हाँ 2 एम्पियर आ गया। और ये बैटरी, हाँ जाओ, और ये 4 वोल्ट, ये बैटरी, और ये दोनों किसमें है, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो तुमको बहुत फेमस है नहीं, 1/6 + 1/3 आर पैरेलल। तो ये हमेशा आर पैरेलल कितना आता है, 2। ये बहुत फेमस कॉम्बिनेशन है, 2 ओम आएगा। तो मतलब यहाँ जो रेजिस्टेंस मिला वो कितना मिला, 2 ओम। तो मतलब कि जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 2 ओम का, और मेरा बैटरी का वोल्टेज दिया है 2 वोल्ट, ठीक है। तो आई वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो वी है 2, आई आर है 2 है, ओ अच्छा 4 है ना, 4 है ना, ये 4 है, 4 वोल्ट है, तो इसको 4 लेंगे। तो यहाँ से जो करंट है वो आएगा 2 एम्पियर। तो ये करंट आ गया, ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट क्लास हम लोग करते हैं, है ना, नेक्स्ट क्लास के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज, बाय बाय बाय।